ये पहला पॉडकास्ट है जिसमें हम गरुड़ कमांडो फोर्सेस के बारे में बात कर रहे हैं। रात को एकदम से आवाज़ आई, बूम। वहाँ पे रेड्डी सर की बॉडी नहीं, सिर्फ बॉडी के पार्ट्स थे। संदीप, उस उम्र में जब आप ऐसा काम करते हैं तो क्या हाथ कांपते हैं? ये सारी सिचुएशन चेंज हुई है बुरहान वानी के इंसिडेंट के बाद। हमने वो ट्रेनिंग फेज क्लियर कर लिया था जहाँ पे हमारे लिए इम्पॉसिबल या नो वर्ड नहीं। एंटी नक्सल ऑपरेशंस के लिए हम लोग डिप्लॉय थे जगदलपुर में। उनको मल्टीपल इंजरीज थी, ग्रेनेड लॉब हुआ था तो उसके स्प्लिंटर्स लगे हुए थे जगह जगह। उनकी आई टोटली डैमेज हो चुकी थी। ज़िंदगी में अगर जीने की चाह ना हो तो ज़िंदगी आपको जीने नहीं। 100 चक्कर एक टक्कर। तो ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से आती थी? उस समय हाजन में टोटल 8 मिलिटेंट्स जो थे वो एक्टिव थे, जो कि हमारे टारगेट थे। सार्जेंट मिलिंद खैरनाथ, शौर्य चक्र पोस्टमस, कॉर्पोरल नीलेश कुमार नयन, उनको डिप्लॉय किया। और 9 अक्टूबर को हमने एप्पल ऑर्चर्ड में, जो कि रख हाजन के आउटर में है। बहुत ज़्यादा हमारे अंदर गुस्सा था, रोष भी था कि जो बाकी बचे हैं उनको भी ख़त्म करना था। फिर ख़त्म किया? बिल्कुल ख़त्म किया। चंदरगेर की जो विलेज है ना सर, बहुत ही यूनिक और अजीब सा है। एकदम जैसा आप हॉलीवुड मूवीज़ में देखते हैं ना, उससे भी ज़्यादा इन्हेंस थी। हम जैसे ही कैंप से बाहर निकलते थे, इन्फॉर्मेशन लीक हो जाती थी। निराला की शहादत के बाद उसके परिवार की हम देखभाल किस तरह कर पाए? जय हिंद दोस्तों। देश की सुरक्षा और शान के लिए आपने स्पेशल फोर्सेस कमांडो की कई कहानियां सुनी होंगी, चाहे वो काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन हो या बॉर्डर के उस पार। लेकिन एक ऐसी फोर्स जो स्पेशल फोर्सेस में भी स्पेशल है, जी हाँ, आपने उनका नाम सुना होगा पर पॉडकास्ट पर कभी नहीं देखा होगा। मैं बात कर रहा हूँ गरुड़ स्पेशल फोर्स की, जिसने भारतीय वायुसेना का नाम आसमान में शान, शौर्य और पराक्रम से ऊपर किया है। और आज ऐसे ही गरुड़ फोर्स के एक कमांडो, जूनियर वारंट ऑफिसर संदीप कुमावत हमारे बीच में, हमारे गेस्ट के रूप में हमारे साथ हैं। संदीप, जय हिंद एंड वेलकम ऑन आवर चैनल। जय हिंद सर, थैंक यू ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए कि इस प्लेटफॉर्म के थ्रू मैं गरुड़ स्पेशल फोर्सेस के बारे में और उसमें जो मेरा एक्सपीरियंस रहा वो आज के यूथ के साथ में शेयर कर पाऊँ। संदीप, ये पहला पॉडकास्ट है जिसमें हम गरुड़ कमांडो फोर्सेस के बारे में बात कर रहे हैं। तो हम सभी व्यूअर्स को ये मिलकर बताते हैं कि गरुड़ फोर्सेस कब स्टार्ट हुई थी और उन्हें क्यों रेज किया गया था। गरुड़ फोर्सेस को रेज करने का पहले हम रीज़न कवर करते हैं। जब कारगिल वाला इंसिडेंट हुआ था तो कारगिल वाले इंसिडेंट में हमारे एयरक्राफ्ट डाउन हो गए थे और हमारा एयर क्रू, हमारे जो पायलट्स थे वो डाउन हो गए थे। तो ये फर्स्ट सिनेरियो ऐसा था जब इंडियन एयरफोर्स को ऐसा लगा कि हमारे पास भी स्पेशल फोर्सेस होनी चाहिए जो कि हमारे डाउन्ड एयर क्रू को रेस्क्यू करके ला सके। ऐसा नहीं है कि हमारे पास ऐसी टीम नहीं थी, बट स्पेशली इस मिशन के लिए कोई भी स्पेशल फोर्सेस उस वक्त इंडिया में रेडी नहीं थी। उसको मद्देनज़र रखते हुए अथॉरिटीज़ ने डिसाइड किया कि हमें एक स्पेशल फोर्स तैयार करना चाहिए और उसका नाम होगा टाइगर फोर्स। टाइगर फोर्स? यस। अच्छा। तो टाइगर फोर्स पेपर्स पे आते आते रह गया, उसका बाद में नाम चेंज होके गरुड़ रख दिया गया। इसके अलावा अपना स्पेशल फोर्सेस रेस करने का इंडियन एयरफोर्स का रीज़न ये भी था कि मल्टीपल इंट्स हमें आ रहे थे कि एयरफोर्स बेस पे कभी भी अटैक हो सकता है। तो ये कुछ चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इंडियन एयरफोर्स ने डिसाइड किया कि हमारे पास एक स्पेशल यूनिट होनी चाहिए और उसका नाम रखा गया गरुड़ फोर्स। क्या बात है। तो गरुड़ की इस स्थापना के बारे में जो आपने हमें बताया है, संदीप ये बताइए कि आपके जहन में कैसे आया कि मैं इस गरुड़ फोर्स का हिस्सा बनूं? सर बेसिकली मैं एक डिफेंस फैमिली से ही हूँ। मेरे फादर, मेरा ब्रदर, मेरे फादर इन लॉ सब डिफेंस में ही हैं। और पढ़ाई कर रहे थे हम, जब हमने कारगिल वाली सिचुएशन देखी तो हमने घर में फ़ील किया है, आस पड़ोस में भी सब देखा है कि उस समय लाइफ कैसी होती है कंट्री की भी और एक फ़ौजी की फैमिली की। तो वो सब देख के मन में एक गुस्सा था और हमारे जो ख़ास दोस्त और दुश्मन हैं उनके लिए उसी समय से नफ़रत भर गई थी। तो मन में था कि बड़े होके डिफेंस ज्वाइन करनी है और नेस्ते नाबूद करना है दुश्मन को। तो दुश्मन को जो मारने का गुस्सा था, आपने
डिसाइड कर लिया था कि मैं गरुड़ फोर्स ज्वाइन करूंगा और इन दुश्मनों का खात्मा कर दूंगा? जिस समय ये डिसाइड किया उस समय गरुड़ फोर्सेस का कहीं नामो निशान नहीं था, बट उस समय ये डिसाइड कर लिया था कि मुझे डिफेंस में जाना है। क्या बात है। तो संदीप, हम सभी जानते हैं कि जब हम स्पेशल फोर्सेस की बात करते हैं उनकी एक ट्रेनिंग होती है। गरुड़ स्पेशल फोर्स की कैसे एक कमांडो उस स्पेशल फोर्स के अंदर मजबूत बनता है, टफ बनता है, चाहे वो फिजिकली हो या मेंटली हो, उसकी बारे में हम बात करेंगे। कई बार ऐसी सिचुएशन होती है कि जब आपकी ट्रेनिंग एडिक्वेट नहीं होती है या आपने शायद उस सिचुएशन की कल्पना भी नहीं करी हो, तो कभी किसी ऑपरेशन के दौरान ऐसा हुआ? अब बिल्कुल ऐसा हुआ है, और वो भी बहुत ही इनिशियल स्टेज में। जस्ट हमने ट्रेनिंग की थी और जो मैंडेटरी कोर्सेज होते हैं, जो कि एक फुल फ्लैश कमांडो बनने के लिए बेसिक कोर्सेज होते हैं, वो सारे किए थे। और उसके बाद मेरी फ़र्स्ट पोस्टिंग थी। फ़र्स्ट पोस्टिंग में हम पोस्टिंग हुए और वहाँ पे हमें कॉल आया कि एक हमारा फाइटर एयरक्राफ्ट जो कि दूसरे बेस से टेक ऑफ किया था, वो वैली में डाउन हो गया है। डाउन हो गया है? हाँ जी। अच्छा, मतलब क्रैश हुआ है? हाँ जी, क्रैश हो गया था। ओके। तो उसके बाद जो बाकी फोर्सेस से कंसल्ट किया हमारी टीम ने, तो उन्होंने बताया कि उन लोगों को आने में टाइम लगेगा क्योंकि दूसरी जगह से आना था फोर्सेस को। तो फिर हमें अप्रोच किया गया, हमसे पूछा गया कि ऐसे ऐसे मिशन है, एयरक्राफ्ट हमारा क्रैश हो गया है और पायलट को रेस्क्यू करके लाना है। तो हमसे पूछा गया था कि आप जा सकते हैं, आप रेडी हैं? तो हमने कहा यस, हम लोग रेडी हैं, क्योंकि हम मेंटली हर चीज़ के लिए रेडी थे। हमने वो ट्रेनिंग फेज़ क्लियर कर लिया था जहाँ पे हमारे लिए इम्पॉसिबल या नो वर्ड नहीं था। तो फिर हमारा एक ट्रैक था जिस पे 4 गरुड़ कमांडोज थे। हम लोगों ने टेक ऑफ किया बेस से, और वैली में काफ़ी हाइट पे एयरक्राफ्ट जो था वो हिट हुआ था। तो जिस माउंटेन पे वो हिट हुआ था उसकी हाइट ज़्यादा थी और वहाँ पे लैंडिंग पॉसिबल नहीं थी? पॉसिबल नहीं थी। तो हाइट कितनी होगी? 10,000 फीट? मोर देन 12,000 फीट। अच्छा, मोर देन 12,000 फीट। तो जिस माउंटेन पे एयरक्राफ्ट हिट किया था वहाँ पे पॉसिबल नहीं था, इसलिए उससे कम हाइट का उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरा माउंटेन था जहाँ पे थोड़ा सा सूटेबल हेलीपैड था। वहाँ पे हमें लैंड करवाया गया, हम 4 गरुड्स को, और फिर एयरक्राफ्ट उसके बाद वहाँ से टेक ऑफ कर गया। अभी हमारा जो जिस माउंटेन पे हमें ड्रॉप किया गया था उससे जो सामने माउंटेन दिख रहा था उसकी एरियल डिस्टेंस हार्डली 100 मीटर्स होगी, यानी कि बहुत पास में था। लेकिन जितना पास वो दिख रहा था वो उतना ही 10 टाइम्स ज़्यादा था, क्योंकि हमें माउंटेन से नीचे उतरना था और फिर दूसरे माउंटेन पे चढ़ना था। अच्छा, तो 100 मीटर एरियल डिस्टेंस थी, लेकिन एक माउंटेन से स्नो के अंदर उतर के जाना और दूसरे माउंटेन पे जाना। यस। और समर सीज़न था, बट यू वॉन्ट बिलीव सर, उस समय भी पूरा पहाड़ जो था, पूरा माउंटेन, चारों तरफ सिर्फ स्नो और स्नो थी, और नीचे से हमें सिंपली आवाज़ आ रही थी कि पानी बह रहा है, अच्छी छलक छलक की आवाज़ आ रही थी। अच्छा, तो मतलब स्नो ढस भी सकती थी और आप उसके अंदर भी जा सकते थे? बिल्कुल। तो अभी चैलेंज हमारे लिए यही था कि हमें एक एक कदम फूंक फूंक के रखना था। तो हम आगे बढ़ने से पहले हमारा जितना भी बॉडी वेट होता था हमारा पिछले पैर पे होता था, और अगले पैर से हम उसको ठोक के, और हमारे पास छोटे मोटे जो हम अपने हिसाब से एडजस्ट करके ला सकते हैं, हम कुछ बैम्बूज लेके गए थे, उनसे हमने ठोक ठोक के चेक किया, और उसके बाद हमने आगे अपनी टीम को कैरी रखा। तो एक तो वहाँ पे ऑक्सीजन की बहुत कमी थी, तो उसके लिए एक्लिमेटाइज होने में हमें 2 से 2.5 मिनट लगे। अच्छा। उसके बाद हमने मिशन शुरू किया। तो जब आप उस बर्फ़ में आगे बढ़ रहे थे और पहाड़ से उतर रहे थे, तो इसके लिए तो आपको ट्रेनिंग दी जाती होगी? नहीं, आपने यही क्वेश्चन पूछा था, वही बता रहा हूँ मैं। कि इस चीज़ के लिए हम बिल्कुल भी प्रिपेयर्ड नहीं थे और ट्रेंड नहीं थे, और ना हमारे पास इक्विपमेंट थे। अच्छा। हम सिर्फ मेंटली तैयार थे कि मिशन आया है और इसको हमें पूरा करना है। और ये पहला असाइनमेंट था? ये पहला असाइनमेंट था। और क्या उम्र होगी उस समय? अराउंड 21 एट द मैक्स। तो बहुत ही यंग थे उस समय? बहुत ही यंग थे, और बस ये पता था कि हाँ ठीक है, करना है और करके ही आएंगे। तो हमने फिर उस माउंटेन से नीचे उतरना शुरू किया, और क्योंकि जैसे मैंने बताया काफ़ी रिस्की था, ऑक्सीजन की भी कमी थी, तो हम उतनी स्पीड में नहीं चल सकते थे, और दूसरा हमारे पास चैलेंज था कि कहीं पे भी हमने पैर रखा तो हम नीचे जा सकते थे, और ऐसी सिचुएशन में अगर आप एक बार स्नो के नीचे चले गए तो रिकवरी नॉट पॉसिबल। तो धीरे धीरे करके हमें करीब 2-2.5 घंटे लगे। हम लोग दूसरे माउंटेन पीक पे पहुँचे, वहाँ पे गए, हमने अच्छा खासा रेडियस कवर किया, बहुत टाइम लगा उसमें। तो हम लोग मेंटली प्रिपेयर होके गए थे कि शायद रेड्डी सर, हमारे स्क्वाड्रन लीडर रेड्डी थे उसमें, वो हमें घायल अवस्था में मिलेंगे और हम उनको रेस्क्यू करके ले आएंगे।
लेकिन सिचुएशन ऐसी नहीं थी बिल्कुल भी। वहाँ पे रेड्डी सर की बॉडी नहीं, सिर्फ बॉडी के पार्ट्स थे। अच्छा, बॉडी भी नहीं मिली आपको? नहीं, बॉडी के बहुत छोटे छोटे पार्ट्स हो गए थे। उनको हमने अपने हाथों से उठाया और स्लीपिंग बैग के कवर में डाला और उसको लेके आया, और अराउंड 6 to 8 kgs उसका वेट होगा जितना हम रिकवर कर पाए बॉडी पार्ट्स का। यस। तो आप आइडेंटिफाई कर पाए सारे बॉडी पार्ट्स? उसमें बॉडी पार्ट्स में सिर्फ 2 चीज़ें हमें समझ में आ रही थी। एक तो उनका ईयर समझ में आ रहा था, और एक उनका लेग जो था वो कटा हुआ था, जो शू के अंदर आधा फंसा हुआ था। तो ये 2 ही चीज़ें थी जो हम पहचान पा रहे थे, बाकी तो हम सिर्फ पीसेज में लेके आए उनको। व्यूअर्स को ये बात समझने की ज़रूरत है कि जहाँ पे 20-21 साल में एक बच्चा स्कूल या कॉलेज में पढ़ रहा होता है, गरुड़ फोर्सेस के कमांडो उस समय ना केवल लीडरशिप दिखा रहे होते हैं, बल्कि वो उस समय एक ऐसी परिस्थिति में जिसके लिए वो एडिक्वेटली ट्रेंड नहीं होते हैं, वो भी आगे बढ़ते हैं। संदीप, उस उम्र में जब आप ऐसा काम करते हैं तो क्या हाथ कांपते हैं? सर, ट्रेनिंग में ही इतना टफ बना दिया जाता है कि हाथ नहीं कांपते हैं, बट बैक ऑफ द माइंड एक बार चीज़ स्ट्राइक होती है। बट वापस ट्रेनिंग पे ही आऊँगा, क्योंकि ट्रेनिंग ही सब कुछ है। वो वहाँ पे इतना सिखा देते कि बैक ऑफ द माइंड जैसे ही आप आएगा, आप उसको रिकवर करके आगे बढ़ जाएंगे विद इन माइक्रो सेकेंड्स, क्योंकि आपके पास रिएक्ट करने का टाइम नहीं है, और अगर आपने रिएक्ट करने में टाइम दिया तो आपका लॉस है। संदीप, ये एक ऐसा रेस्क्यू ऑपरेशन था जिसमें आप एक आशा लेके गए थे कि जिसको आप रेस्क्यू कर रहे हैं वो आपको जीवित अवस्था में मिलेगा और आप उसकी जान बचा लेंगे, और आपने देखा कि मृत्यु के पश्चात अगर किसी को रेस्क्यू करना है तो कैसे करेंगे। क्या कभी कोई ऐसा मिशन था जिसमें आपको लगा कि कोई मौत के बहुत करीब है और आप उसकी जान बचा लेंगे? ऐसा इंसिडेंट हुआ था, बहुत ही इमोशनल और काफ़ी क्रिटिकल मिशन था ऐसा। ये एंटी नक्सल ऑपरेशंस के लिए हम लोग डिप्लॉय थे, मैं और मेरी टीम, जगदलपुर में। तो हम लोग अपने नॉर्मल रूटीन पे थे, कॉल आया कि कैज़ इवैक के लिए जाना है। तो कैज़ इवैक वहाँ पे बहुत ही नॉर्मल है, मतलब हर थोड़े दिन में कोई ना कोई ऑपरेशन होता है, कोई ना कोई घायल होता है, तो उसको हम लोग इवैक्यूएट करके लेके आते हैं। कैज़ इवैक मतलब कैजुअल्टी इवैक्यूएशन? यस सर, कैजुअल्टी इवैक्यूएशन। तो उस दिन भी सेम कॉल आया कि इमीडिएट निकलना है, ज़्यादा टाइम नहीं था हमारे पास। हम लोग इमीडिएटली गियर अप हुए और हम लोग हेलीपैड की तरफ गए। तब तक एयर क्रू भी चॉपर ऑन कर चुका था, टैक्सी आउट होने के लिए रेडी था। हम लोग चॉपर में गए। चॉपर में हमें अपने वेपन्स माउंट करने पड़ते हैं। हमने उसके ब्लिस्टर्स पे वेपन माउंट किए और टेक ऑफ कर गए। टेक ऑफ करने के बाद जब हम लैंड किए तो वो जो एरिया था वो काफ़ी रिस्की था, वहाँ पे फायर फाइट हो चुकी थी। अच्छा। और बट क्योंकि एयरक्राफ्ट सेफली लैंड हो जाए तो ऑलरेडी सीआरपीएफ ने वहाँ पे हेलीपैड सिक्योर कर दिया था। हम लोग फटाफट उतरे और अराउंड 100 मीटर्स दूर पे एक डिप्टी कमांडेंट साहब थे जो घायल थे, उनको हम स्ट्रेचर पे लेके रिकवर करके लाए, और साथ में 3 डेड बॉडीज़ और थी। अच्छा, 3 बॉडीज़ थी और वो अभी भी जीवित थे? घायल हाँ, थे वो परंतु अभी जीवित भी थे? जीवित थे। उनको जैसे ही चॉपर में लिया, टेक ऑफ किया हमने, और अब यहाँ पे सीन टोटली चेंज हो गया था। अब ये, इससे पहले जो मेरा एक्सपीरियंस था वो ये था कि हम किसी को लेने गए हैं जिंदा, वहाँ पे हमें पीसेस मिले। अभी एकदम टोटली नया सीन था जहाँ पे मैं पहली बार किसी घायल को देख रहा था और जिसको देख के लग रहा था कि इसकी हालत बहुत ख़राब है। क्या इंजरीज हुई थी उन्हें? उनको मल्टीपल इंजरीज थी। ग्रेनेड लॉब हुआ था तो उसके स्प्लिंटर्स लगे हुए थे जगह जगह। उनकी आई टोटली डैमेज हो चुकी थी और बॉडी में ऑलमोस्ट 70% जगह से ब्लड आ रहा था। 70% जगह से ब्लड आ रहा था, फिर भी जिंदा थे वो? यस, काफ़ी हिम्मत थी उनमें। वहाँ से टेक ऑफ किए तो मतलब पूरी टीम की कोशिश यही थी कि जितना जल्दी हो सके उन्हें मेडिकल एड दे पाएँ। तो जो कैप्टन ऑफ द एयरक्राफ्ट थे उन्होंने बहुत अच्छी टैक्टिकल फ्लाइंग की, एयरक्राफ्ट को सिक्योर किया, उसको सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए। बट इन बिटवीन फ्लाइट उनको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था तो ज़ोर ज़ोर से आवाज़ भी निकाल रहे थे, लेकिन वो पूरे सेंसेस में थे। अच्छा। जब हम उनको कहते कि सर सब ठीक हो जाएगा तो तुरंत कूल हो जाते, एकदम बोलते हाँ हाँ मुझे पता है, तुम लोग आ गए हो, हम पहुंच जाएंगे, मेडिकल एड मिल जाएगी, मैं ठीक हो जाऊंगा। क्या जोश है, मतलब उस घायल अवस्था में भी? यस, वो ये बात बोल रहे थे, मैं ठीक हो जाऊंगा। उनको दर्द हो रहा था। उस समय थोड़ा सा भी आपने गैप किया, बात नहीं की उनको, तो दर्द की तरफ ध्यान जा रहा था, लेकिन आप उनसे कुछ भी बात करो बहुत अच्छे से रेस्पॉन्स कर रहे थे और हाईली मोटिवेटेड थे। मतलब उनके अंदर जीने की चाह थी। अच्छा। तो एक बात है, कहते हैं कि ज़िंदगी में अगर जीने की चाह ना हो तो ज़िंदगी आपको जीने नहीं देगी।
तो वो चाह उनके अंदर दिख रही थी, अच्छा। टोटली दिख रही थी। उनका ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा था, तो हमारा भी मेडिक था, उसने भी उनको आईवी दिया, जो बेस्ट कर सकता था किया। फिर सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि हमारे पास हमेशा ऐसा किट रहता है जिसमें मिनिमम 72 आवर्स का हम सारा अपना इक्विपमेंट, क्लोथिंग और फूड लेके चलते हैं। तो हम लोग जितने भी उस ट्रैक में बंदे थे, हमारा सारा मटेरियल यूज़ हो गया था, क्लोथिंग, उनका ब्लड रोकने के लिए। अच्छा। जहाँ जहाँ हो सकता है हमारे टी शर्ट, हमारे शी बैग हमने सब जगह बांध दिए थे। सब वो गीले हो गए थे और हेलीकॉप्टर में चारों तरफ सिर्फ खून खून था, पूरा ब्लड से हो रखा था। तो वो सिचुएशन ऐसी थी कि जिस समय लग रहा था कि यार पता नहीं क्या होगा, आप खुद को कैसे संभालें, इसको कैसे संभालें, नीचे भी ध्यान रखना है कि नीचे से फायर ना आ जाए। बट उस सिचुएशन को मैनेज किया, फटाफट लैंड किए। लैंड करते ही कैप्टन ने वेट नहीं किया एयरक्राफ्ट के खुलने का, वो कॉकपिट से ही कूद गए। और गेट खुलने से पहले वो गेट के पास थे, एम्बुलेंस वगैरह पहुंच चुकी थी और उनको फिर हॉस्पिटल भेजा गया। बट शाम को जब न्यूज़ मिली तो ही वॉज नो मोर, वो शहीद हो चुके थे। तो ये फर्स्ट एक्सपीरियंस थे जहाँ पे हमने देखा कि घायल होने के बाद क्या सिचुएशन होती है और आपको किस किस मेंटल सिचुएशन से निकलना पड़ता है। हाँ, क्योंकि अगर हमें छोटी सी इंजरी हो जाती है और खून बहने लगता है तो हमारे हाथ पैर फूल जाते हैं, पसीना आने लगता है। और ये तो एक ऐसी स्थिति थी जहाँ आप कह रहे हो कि पूरे हेलीकॉप्टर के अंदर ही खून खून दिख रहा था, और ऐसी यंग एज के अंदर उसको हैंडल करना बड़ा मुश्किल काम होता होगा। सर मैं अब इसको मुश्किल तो नहीं कह सकता, लेकिन हाँ एक्चुअली में मुश्किल होता है। ट्रेनिंग का लेवल इतना अप होता है कि आपके सारे इमोशंस एक बार पीछे चले जाते हैं, क्योंकि उस समय आपको अपनी और अपने साथ वाले की जान बचाना प्रायोरिटी होता है। तो इमोशंस को हम बाद में लेके आते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आप केवल उस व्यक्ति की जान ही नहीं बचा रहे हो, आपकी जान भी खतरे में, क्योंकि नीचे से फायर आ सकता है। यस, है ना। तो ये एक ऐसी स्थिति थी जब आप किसी ऐसे व्यक्ति की जान बचा रहे थे जिसे आप नहीं जानते हैं। क्या कोई ऐसा ऑपरेशन या मिशन था जिसमें आपको अपने खुद के साथी की जान खोने का खतरा महसूस हुआ हो? सर महसूस नहीं, फील जिया है उस पल को मैंने। ऑपरेशन रख हाजन हुआ था वैली में, जम्मू कश्मीर में। हाँ जी, वैली में हुआ था, जवाहर टनल के अदर साइड में, जिसमें हमारी टीम गई थी। तो मैं इसको शुरू से कवर करता हूँ। मेरे को एक न्यू यूनिट में पोस्टेड किया गया था, वहाँ पे उस यूनिट को मुझे रेज करना था, मतलब उस यूनिट को एकदम रेडी करना था जो थी ही नहीं। फर्स्ट टाइम वहाँ पे यूनिट बन रही थी। तो आप रेज कर रहे थे, मतलब उस समय आपकी क्या उम्र होगी और किस रैंक पर थे आप? उस समय मैं सार्जेंट था सर। अच्छा। और उम्र हो गई होगी उस समय 32-34। ओके। तो हम लोग पोस्टिंग हुए और एक यूनिट की मैन पावर डिसाइडेड होती है कि इतनी मैन पावर रहेगी, और वो मैन पावर इस बेसिस पे होती है कि एट ए टाइम ऑपरेशंस पे इतने बंदे रहेंगे, इतने बंदे लीव पे रहेंगे, इतने बंदों की कमिटमेंट्स होगी, कुछ कोर्सेज पे होंगे। तो क्योंकि यूनिट रेज हो रही थी, तो जो फर्स्ट स्लॉट था उसमें बहुत कम बंदों की पोस्टिंग आई थी। सपोज़ कि 100 की पोस्टिंग आनी चाहिए तो 20 की ही पोस्टिंग आई थी। बाकी जो है नेक्स्ट स्लॉट में, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम में धीरे धीरे वहाँ पे मैन पावर को पूरा करते हैं। पैरेलली न्यूज़ ये आई कि गरुड़ को डिप्लॉय होना है वैली में। अच्छा। तो सारी गरुड़ यूनिट्स थी, उसमें हमारे सीओ ने वॉलंटियर हुआ और उन्होंने कमिटमेंट दी कि वी आर वॉलंटियर टू गो इन फर्स्ट टेक। उन्होंने कमिटमेंट दी। उसके बाद मेरे से बात की, बोला कि सैंडी अपन वैली चलेंगे। मैंने कहा बिल्कुल चलेंगे। तो बोले ठीक है हम रेडी हैं। मैंने कहा हम रेडी हैं, मेंटली रेडी हैं, फिजिकली रेडी हैं, और इक्विपमेंट हम ले आएंगे, इक्विप्ड हम हो जाएंगे। आप तो तैयार थे, आप तो चाहते ही थे कि दुश्मनों को जाएं और मारें। यस। तो बट ये जो मेरा कमिटमेंट था ये मेरी पूरी टीम की तरफ से था, और सीओ का जो कमिटमेंट था हेडक्वार्टर में, उनका भी पूरी टीम से था, क्योंकि सब जानते थे कि टीम जो है वो सब रेडी है हर समय के लिए। तो अब चैलेंज हमारे पास ये आया सर, जैसे मैंने बताया कि फर्स्ट स्लॉट में बहुत कम बंदे पोस्टेड आए, तो हमारी वहाँ पे जो मिनिमम रिक्वायरमेंट थी वो हम पूरी नहीं कर पा रहे थे। जितनी मेरे पास स्ट्रेंथ थी उसमें से कुछ लोग टेम्परेरी मेडिकल कैटेगरी डाउन थी, क्योंकि उनको कोर्सेज में, ट्रेनिंग में चोट लग गई थी, किसी का फ्रैक्चर था, किसी को कुछ था, और कुछ लोगों की कुछ एक्सट्रीम पर्सनल कमिटमेंट्स थी, किसी की सिस्टर की शादी थी, किसी की वाइफ कैरिंग थी। तो हमारा मैन पावर वहाँ जाने के लिए हमारी टीम पूरी नहीं हो पा रही थी। बट
सीओ ने बोला था कि एक बार पूरी टीम से बात करते हैं, क्योंकि वो खुद भी उनका मोटिवेशन लेवल देख रहे थे। तो बात की तो एवरीवन वाज रेडी कि हम चलेंगे ही चलेंगे। उसमें जो 2-3 बंदे थे उन्होंने अपनी कमिटमेंट भी बताई और उन्होंने बोला कि कमिटमेंट तो है मेरी, लेकिन मुझे चलना है। तो फिर हमने डिसाइड किया कि ठीक है हम जाएंगे, तब तक कुछ लोग और पोस्टिंग आ जाएंगे, तो इनके जो ड्यूरेशन है, जिस समय इनको कमिटमेंट है, उस समय इनको हम रिलीव कर देंगे और इनका कोई रिलीवर आ जाएगा। तो यहाँ से कहानी शुरू हुई और जुलाई में हम लोग मूव कर गए। उससे पहले का जितना भी टाइम था हमने अपने आप को पूरा इक्विप किया, वेपन, एम्यूनिशन, एक्सप्लोजिव्स, स्पेशलाइज्ड वेपन, सारी चीज़ें हम लोगों ने रेडी कर ली थी। ये कौन से साल की बात है? ये बात है सर 2017 की। ओके। तो अब दिन आ गया था जब हमें मेरी यूनिट से टेक ऑफ करना था वैली के लिए। तो वहाँ पे हमारी फर्स्ट ग्रुप पिक जो है वो क्लिक हुई थी। तो पिक क्लिक होने के बाद सब जैसे देखते हैं कि फ़ोटो कैसी आई है, फ़ोटो कैसी आई है, सब ने देखा फ़ोटो कैसी आई है। वहाँ पे मैंने कहा था कि दोस्तों देख लो ये पिक, इसमें अभी सारे लोग हैं, हाँ, क्या पता कल इसमें से कोई हो या ना हो। क्या बात है। हाँ, क्योंकि अगर आप एक ऐसे ऑपरेशन में जा रहे हैं, जब आप स्पेशल कमांडो हैं और फोर्सेस के अंदर कुछ ऐसा काम करने जा रहे हैं जहाँ दिन प्रतिदिन हर क्षण जान का खतरा है, यस, तो कभी भी किसी भी साथी को खो सकते हैं। तो यहाँ से टेक ऑफ हुए, हम लोग वैली में लैंड किए। वैली में लैंड होने के बाद क्या होता है कि आप वैली अगर पहले काट भी चुके हो और वहाँ से दूसरी जगह पोस्टिंग जाते हो और दोबारा वैली आते हो, तो वहाँ पे एक स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग होती है, वहाँ पे उसका स्कूल है। वो ट्रेनिंग मैंडेटरी है ही है, क्योंकि कुछ महीनों में ही वहाँ पे मिलिटेंट्स की मॉडस ऑपरेंडाई जो है वो चेंज हो जाती है। तो वो रिफ़्रेश कराने के लिए उन लोगों ने क्या न्यू टैक्टिक्स यूज़ करना शुरू किया, उस चीज़ के लिए 4 to 2 वीक्स का एक कोर्स होता है। तो हमें पहले वो कोर्स पे जाना पड़ा और वहाँ पे 2 वीक्स का हमने कोर्स किया। और कोर्स करने के बाद में फिर हमें वहाँ से डिप्लॉय कर दिया गया बांदीपुरा डिस्ट्रिक्ट, और जिस विलेज में हमारी कंपनी थी उसका नाम था हाजन। हाजन, हाँ जी, ओके। और हाजन उस समय बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव था। वो एक तरह से बेस बना हुआ था एफटीज़ का, जहाँ पे लोग एफटीज़ आते थे, वो वहाँ रुकते थे, फिर उसके बाद उनका जो भी नेक्स्ट डिप्लॉयमेंट होता था वहाँ से वो लोग नेक्स्ट लोकेशन पे एफटीज़ मतलब फॉरेन टेररिस्ट। फॉरेन टेररिस्ट। तो वहाँ पे एक एलटी था, लोकल टेररिस्ट, वो उनको हैंडल करता था, उनको रुकवाता था सेफ लोकेशन में, और फिर वहाँ से उन्हें नेक्स्ट लोकेशन उनकी जो भी असाइंड होती थी वहाँ पे उनको डिस्पैच करता था। तो अभी हाजन कंपनी में हम लोग पहुँचे, तो वहाँ जाते ही हम लोग दोपहर के 3 बजे के बाद लगभग वहाँ पहुँचे। तो हमने जाते ही देखा कि सिनेरियो बड़ा अजीब सा था, जो हमने पहले एक्सपीरियंस नहीं किया था। 100 बाई 100 मीटर का छोटा सा कैंप था, 3 साइड से उसमें कंपाउंड वॉल था, और एक साइड जो कि रिवर के साइड में था वहाँ पे वायर फेंसिंग थी, और गेट हमेशा बंद रहता था। उसमें एक पॉकेट विंडो थी। अच्छा। सामने 30 फीट्स ब्रॉड रोड थी और उसके नेक्स्ट तरफ वहाँ पे शॉप्स थी। तो ये अजीब सा क्यों था, मतलब इस तरह का क्यों था माहौल? हाँ, ये माहौल इसलिए था सर, मैं इसको बताता हूँ आपको। हमने पूछा कि ऐसा क्यों है, तो पता चला कि ये सारी सिचुएशन चेंज हुई है बुरहान वानी के इंसिडेंट के बाद में। अच्छा। उससे पहले वहाँ पे क्या था कि कोई भी आर्मी पर्सनल उसको मार्केट वगैरह जाना होता था तो बिंदास आराम से जाता था, अपना शॉपिंग करके आता था, चीज़ें नॉर्मल थी, किसी का कोई डर नहीं था। लेकिन बुरहान वानी के केस के बाद में पब्लिक टोटली अगेंस्ट हो गई थी डिफेंस फोर्सेस के, और अगर फ़ौज बाहर जाती थी तो स्टोन पेल्टिंग शुरू कर देते थे वो लोग, और फायरिंग वगैरह भी शुरू कर देते थे। तो सिचुएशन इतनी ज़्यादा टाइट हो गई थी कि अब वो विदाउट बीपी जैकेट, विदाउट वेपन, विदाउट बुलेट प्रूफ व्हीकल बाहर जाना पॉसिबल ही नहीं था। और कैंप के अंदर बाहर से कोई हैंड ग्रेनेड वगैरह ना फेंक दे, कोई बॉम्ब ना फेंक दे, इसलिए वॉल्स वगैरह सब कुछ इंटैक्ट कर दी गई थी, और गेट बंद रहता था, बड़ा सा लोहे का गेट था कि इन केस कोई व्हीकल भी आके उसमें क्रैश करे तो वो वहीं पे ख़त्म हो जाए। तो हमें कुछ भी मंगवाना होता था तो वो जो गेट था उसकी पॉकेट विंडो से हम लोग सामने शॉप वाले को बोलते थे, वो पॉकेट विंडो पे ही हमें ला के देता था। इन केस उसके पास कोई सामान नहीं है तो मेन मार्केट से ला के हमें देता था। ये सिचुएशन थी। ओके। हमारा फर्स्ट डे निकल गया। नेक्स्ट मॉर्निंग जो कंपनी कमांडर थे उन्होंने हमसे सबसे इंट्रोडक्शन किया और ब्रीफिंग किया। एक बोर्ड दिखाया जिसके ऊपर 8 मिलिटेंट्स की फ़ोटोज़ थी, और उनके बारे में उन्होंने ब्रीफ किया कि इसका नाम ये है और ये यहाँ पे इस वक्त एक्टिव हैं। अच्छा। तो उस समय हाजन में टोटल 8 मिलिटेंट्स जो थे वो एक्टिव थे, जो कि हमारे टारगेट थे। अच्छा। तो ये हमें 8 टारगेट थे आपके? असाइन कर दिया गया कि ये 8 टारगेट हैं, हाँ। जो हमें
अचीव करने हैं। तो ठीक है, अब वहाँ जाने के बाद हमारी पेट्रोलिंग वगैरह शुरू हुई। हमने थोड़ा टैक्टिक्स में चेंज किया, जैसे कि 13RR जिसके साथ हम डिप्लॉय हुए थे, 13RR कुमाऊँ, वो लोग जो पेट्रोलिंग और बाकी ऑपरेशंस प्लान कर रहे थे, हमने भी सेम प्लान किए, बट हमने उनको एग्रेसिव किया और एक स्पेशलाइज तरीके से शुरू किया। अच्छा, और इससे मैसेज भी गया गांव में कि चीज़ें बदल रही है। तो क्या बदलाव लाए थे आप? हमने एग्रेसिव सब कुछ शुरू किया। हम लोग पैदल जाने लगे बाहर, हम लोग गांव के बीच से जाने लगे। हमने लोगों से इंटरेक्शन शुरू किया। अगर कोई गंदे तरीके से बात करता था तो हम उसको बोलते थे रुतबे में कि आराम से बात करो। इस तरह से हमने चेंजेस किए और इससे मैसेज गया मिलिटेंट्स में कि भाई स्पेशल फोर्सेस आई है, वी नीड टू बी कॉशियस, कि गरुड़ आ गए हैं अब। यस। तो अब हमारा डेली सर एम्बुश पेट्रोलिंग डेली नाइट में चल रहा था। तो हमें ट्रेनिंग में सिखाया गया था कि 100 चक्कर एक टक्कर, 100 चक्कर एक टक्कर। अच्छा, तो इसका मतलब जो मैं बता रहा हूँ कि हमने इस 2 हफ्ते की जो ट्रेनिंग की थी वो इसीलिए होती है। वहाँ पे बताया था कि आप जब 100 चक्कर कर लोगे ना, तब कहीं जाके एक बार आपका इनकाउंटर होगा मिलिटेंट के साथ, यानी कि एक टक्कर होगी। तो इसलिए आपको बिल्कुल भी गिव अप नहीं करना है कि मैं इतने चक्कर काट चुका हूँ और मुझे मिलिटेंट नहीं मिल रहा है। और होता क्या था, हमें डेली, ऑलमोस्ट डेली अल्टरनेट डे मिलती थी कि आज मिलिटेंट इस घर में है, आज मिलिटेंट इस घर में है। बट हम जब तक जाते थे तब तक NTR हो जाता, नथिंग टू रिपोर्ट, नो टेररिस्ट रिकवर्ड, ये सिचुएशन हो रही थी। तो हमने भी, लेकिन जब ट्रेनिंग में बोला 100 चक्कर एक टक्कर, उसी दिन हमारी टीम ने डिसाइड कर लिया था कि हम हर बार जाने से पहले कोई ना कोई बंदा जिसको याद आ जाए वो जाने से पहले ब्रीफिंग में बोलेगा कि आज हमारा 100वां चक्कर है और टक्कर होनी है। ये मंत्र हर टीम के मेंबर को फर्स्ट चक्कर से ही हमने कर लिया था। जब हम फर्स्ट टाइम गए थे तब से ही कोई ना कोई बंदा रैंडम बोल देता था। तो इस वजह से हम हमेशा फ्रेश रहे, सेम जोश रहा, सेम टैक्टिस रही, कहीं भी हम लूज़ नहीं पड़े। व्यूअर्स को ये मंत्र नोट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो स्थिति हम देखते हैं, आज का युवा पहला, दूसरा और तीसरा चक्कर का तो इंतजार ही नहीं करता, वहीं गिव अप कर देता है। जबकि सफलता का मूल मंत्र तो ये है कि 100 चक्कर और एक टक्कर। बिल्कुल। और ये ऐसा इसलिए कि मिलिटेंट एक है जिसको आप ढूंढ रहे हो, आपके पास टारगेट कम है, बट मिलिटेंट के पास टारगेट है। वो तो ब्लाइंड भी फायर करेगा तो किसी ना किसी को नुकसान ही पहुंचाएगा, चाहे वो सिविलियन हो चाहे वो डिफेंस वाला हो। तो ऐसे कई सिचुएशन आई जिसमें हम लोग गए, एकदम कंफर्म था कि वहाँ पे टेररिस्ट है, बट हमारे पहुँचने से पहले टेररिस्ट जा चुका होता था। तो ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से आती थी? सर हमारे लोकल इन्फॉर्मर रहते हैं, ग्राउंड पे भी रहते हैं, टेक्निकल इंट भी रहती है, और हमारे बंदे नाम चेंज करके उनके ग्रुप्स में भी ऐड होते हैं, जासूस बनते हैं। बिल्कुल। तो इन सब चीज़ों से इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है, बट हम किसी भी एक इन्फॉर्मेशन पे काम नहीं करते हैं। जब हमें एक ही जगह की मल्टीपल और वेरियस सोर्सेज से इंट मिलती है तब हम उसको समझते हैं कि यस यहाँ पे कुछ है। तो ऐसे ऑपरेशंस चल रहे थे, हमारी 100 चक्कर हो नहीं रहे थे। फिर 9 अक्टूबर को हम लोगों ने एक मिशन प्लान किया, क्योंकि उससे पहले हमें इन्फॉर्मेशन आई थी कि हमारे बार बार फ्रिक्वेंट गांव में मूवमेंट होने की वजह से मिलिटेंट्स ने रात को गांव में रुकना छोड़ दिया था। अच्छा। तो गांव के बाहर में एप्पल ऑर्चिड्स थे, वो लोग क्या कर रहे थे, रात को एप्पल ऑर्चिड्स में सोते थे और फर्स्ट लाइट होने पे गांव में आ जाते थे। तो ये इन्फॉर्मेशन मिली तो हमारी टीम ने डिसाइड किया कि हम मल्टीपल एम्बुश लगाएंगे और इसमें प्योरली गरुड़ स्पेशल फोर्सेज ही रहेगी। तो हमारी जो कंपनी थी उसमें हमारी स्ट्रेंथ जितनी थी उतने में मल्टीपल एम्बुश नहीं हो सकते। तो पैरेलली एक और लोकेशन थी जहाँ पे और हमारी एक यूनिट थी जहाँ पे गरुड़ से, उनको हमने बुलाया और उनके साथ मिशन प्लान किया। और 9 अक्टूबर को हमने एप्पल ऑर्चर्ड में, जो कि रख हाजन के आउटर में है, अच्छा, रख हाजन इज एक्चुअली में एक्सटेंशन ऑफ हाजन विलेज, वहाँ पे हमने मल्टीपल एम्बुश लगाए और हर एम्बुश में हमारा एक ट्रैक था, यानी कि 4 बंदे थे। अच्छा, 4 बंदों के हमने मल्टीपल एम्बुश लगाए। पूरी रात हम बैठे रहे, अच्छे से हमने सर्विलेंस किया, लेकिन कोई मूवमेंट वगैरह कुछ नहीं था। तो ये एम्बुश जो आप बोलते हो उसका क्या मतलब है? सर एम्बुश को देखो, मैं शुद्ध भाषा में बताना चाहूँगा। हाँ। एम्बुश का मतलब होता है किसी भी चलती फिरती या फिर रुकी हुई स्थायी या अस्थायी टुकड़ी के ऊपर घात लगाकर हमले करने की कार्रवाई को हम एम्बुश कहते हैं। यानी कि कोई भी स्टैटिक या कोई मूवमेंट कर रही है टीम, उसको अगर हम हिडन पोजीशन से अटैक कर रहे हैं, हम उसको एम्बुश कहते हैं। ओके। और एम्बुश
अपॉर्चुनिटी एम्बुश भी हो सकता है कि आप कहीं जा रहे थे, आपको एकदम से लगा सामने से कोई आ रहा है, आपने वहाँ पे एम्बुश प्लान कर लिया। और दूसरा एम्बुश होता है कि आपने डेलिबरेटली प्लान किया, प्री प्लान, जिसमें आपको कंफर्मेंट थी कि यहाँ मूवमेंट होने वाला है या यहाँ पे मिलिटेंट्स हैं, उस हिसाब से। तो दिस इज़ व्हाट इज़ एम्बुश। तो हमने बढ़िया से मल्टीपल एम्बुश लगाया, कुछ भी नहीं था, सब नॉर्मल रहा। रात हमारी निकल गई। मॉर्निंग में सीओ ने हमारे बोला कि सैंडी निकलने से पहले एक बार सर्च ऑपरेशन कर लेते हैं, इन केस उनका स्लीपिंग बैग या फिर फुटप्रिंट्स या कोई भी इक्विपमेंट छूट गया हो तो हमें शायद कुछ हेल्प हो जाए। तो हमने सर्च ऑपरेशन कैरी आउट किया एप्पल ऑर्चिड में, बट वहाँ पे कुछ मिला नहीं हमें, सब नॉर्मल था। शायद उनको हमसे पहले इन्फॉर्मेशन मिल गई थी कि एप्पल ऑर्चिड में रात को एम्बुश लगने वाला है। तो एम्बुश की जब ये हमारा ऑपरेशन ख़त्म हुआ, हम लोग वापस, हमें कैंप में जाना था। कैंप में जाने के लिए तो रख हाजन के पास जो मेन रोड थी वहाँ पे हम लोग जाके रुक गए, और वहीं पे एक घर था जो 2 मंजिल का था। अच्छा। और एक वहाँ पे सूखा नाला था। तो हमने डिसाइड किया कि टीम को यहाँ रेस्ट कराते हैं, क्योंकि रात भर जगी हुई है। तो टीम को वहाँ पे रेस्ट करने के लिए बोल दिया, और 4 गरुड्स को बोल दिया कि आप लोग ऑल राउंड डिफेंस ले लीजिए। ऑल राउंड डिफेंसेस कि चारों तरफ से टीम जहाँ रेस्ट कर रही है उनके चारों तरफ से उनको सिक्योर करना, कि इनकेस कोई अटैक होता है तो कोई जगह होना चाहिए और प्रॉम्प्टली जो है वो उसका रिटेलिएट कर सके। तो ये रेस्ट जो है वो सूखे नाले में हो रहा है? हाँ जी, ये सूखे नाले में हो रहा है। और उससे जस्ट एकदम उससे चिपका हुआ एक घर था जो कि 2 मंजिल का था। हमने कॉल किया हमारी टीम को, जो कि कंपनी जो हमारी थी हाजन में, कि रिकवरी व्हीकल भेज दीजिए, हमें वापस आना है। तो वहाँ से थोड़ी देर में कॉल आया कि हमें आने में टाइम लगेगा, क्योंकि पब्लिक रोड पे आ गई है, उन्होंने स्टोन पेल्टिंग शुरू कर दी है और टायर वगैरह जलाना शुरू कर दिया, तो रोड टोटली ब्लॉक है। तो मेरे सीओ ने बोला कि सैंडी, सुना है तेरा एमवीसीपी बहुत ज़बरदस्त होता है, कभी मैंने देखा नहीं, तेरा कैसा होता है, मेरे को देखना है। एमवीसीपी क्या होता है? मोबाइल व्हीकल चेक पॉइंट। अच्छा, जहाँ पे आप सब लोगों को, आने जाने वालों को रोक कर चेक करते हैं? रैंडमली चेक करते हैं। ये भी हमारा अपॉर्चुनिटी भी होता है, डेलिब्रेट भी होता है, कंफर्म इन पे भी, या फिर हम नॉर्मल भी चेक करते हैं कि इनकेस कुछ हिट हो जाए। तो वहाँ पे हमने करीब 30 मिनट्स 45 मिनट्स एमवीसीपी किया, और तब तक हमारे व्हीकल्स आ गए थे और हम व्हीकल्स में माउंट होके वापस कैंप चले गए। तो पूरी रात जगे हुए थे, जाके सबको बोल दिया कि अपना इक्विपमेंट वगैरह चेक कर लो, इक्विपमेंट रेडी होना चाहिए नेक्स्ट मिशन के लिए, एंड टेक प्रॉपर रेस्ट। ओके। तो बंदे रात भर के थके हुए थे। कुछ लोगों का नॉर्मल रूटीन होता है कि वो जाते हैं मिशन के बाद, वो बढ़िया से फ्रेश होंगे, नहाएंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे, उसके बाद सोएंगे, लंबी नींद। कुछ लोगों का ये था कि भाई मुझे जाते ही सो जाना है, आराम से उठूंगा, उसके बाद देखूंगा कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है। तो लोग उसी मोड में थे, कुछ रेडी हो रहे थे, कुछ सो चुके थे। थोड़ी देर में कॉल आ गया कि इमीडिएटली मैक्सिमम इफ़ेक्टिव वेपन्स और एक्सप्लोजिव लेके रेडी हो जाओ। अच्छा। तो हमें रेस्ट करने का टाइम मिला ही नहीं। तो हमने 9th को ऑपरेशन शुरू किया था, हमारा ऑपरेशन ख़त्म हुआ 10th की मॉर्निंग। 10th की मॉर्निंग में अभी हम लोग कर रहे थे रेस्ट, और हमारे कैंप में पहुँचते ही थोड़ी देर में मैसेज आ गया कि हमें इमीडिएटली मूव करना है हेडक्वार्टर्स की तरफ। तो हम लोग हेडक्वार्टर की तरफ मूव कर आगे बढ़ गए। यस, हेडक्वार्टर की तरफ जब मूव कर गए तो वहाँ जाके हमारी ब्रीफिंग शुरू हुई। हमारे पास कंफर्म इंट आ गई थी कि मिलिटेंट्स हैं। अच्छा, मिलिटेंट्स हैं उस बिल्डिंग के अंदर, मिलिटेंट्स हैं। हाँ, अभी पक्का हो गया। अभी ब्रीफिंग होगी कि एक लोकेशन है जहाँ पे मिलिटेंट्स है। तो जब ब्रीफिंग में पता चला तो ये वो लोकेशन थी जहाँ पे हम लोग सुबह बैठे थे नाले के पास में। अच्छा। उससे जो चिपका हुआ घर था, उस घर की इंफॉर्मेशन थी कि उस घर में काफ़ी सारे मिलिटेंट्स हैं। तो ये हमारा लग भी था कि जब हमने एमवीसीपी लगा रखी थी, मिलिटेंट्स उसी घर में थे। ये हमें बाद में पता चला। वो चाहते तो हमारे ऊपर फायर ओपन कर सकते थे, बट मिलिटेंट्स भी जब तक उनको ना लगे कि वो खतरे में है, फायर नहीं करते, क्योंकि उन सबका अपना अपना मिशन रहता है या फिर उनको मिशन असाइन किया जाता है। तो उस दिन हमने हेडक्वार्टर गए, वहाँ पे पूरा प्लान हुआ, और हमने इस बार टैक्टिक्स पूरी चेंज की। हमने क्या किया, इस बार हमने सिविल व्हीकल्स हायर किए। अच्छा। हाँ, क्योंकि क्या हो रहा था, जो हमारी 100 चक्कर चल रही थी वो ख़राब क्यों हो जाते थे। हम जैसे ही कैंप से बाहर निकलते थे, इन्फॉर्मेशन लीक हो जाती थी। गाड़ी के स्टार्ट होते ही गांव में आवाज़ जाती थी, तो पता चलता था कि यस, फोर्सेस का मूवमेंट है। अच्छा, आवाज़ सुन के गाड़ी की वो अलर्ट हो जाते थे। यस। अब वो मूवमेंट कहीं भी हो, उनको उससे मतलब नहीं है, बट उनको ये पता चलता था कि हाँ, फोर्स गेट से बाहर निकल रही है। अगर हम पैदल भी निकलते थे तो जो उनके इन्फॉर्मर थे, ऑन ग्राउंड वर्कर, वो बता देते थे। तो इसलिए हम लोग दिन में जा चुके थे हेडक्वार्टर की। इन्फॉर्मेशन गई भी तो ये गई है कि ये तो अपोजिट डायरेक्शन में गए हैं, हेडक्वार्टर्स की तरफ गए हैं। वहाँ जाके हमने सिविल व्हीकल्स हायर किए और
हम लोग निकल गए रख हाजन के लिए, जो कि हमारा टारगेट हाउस था। ओके। वहाँ पहुँचने के बाद हमने क्लोज कॉर्डन लगाया, जिसमें जो उनका मोस्ट प्रोबेबल एस्केप रूट था वहाँ पे गरुड्स डिप्लॉय हुए। अच्छा। तो सीओ ने डिप्लॉय करना शुरू किया, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स बड़ी पेयर ऐसे। तो सबसे पहले उन्होंने सार्जेंट मिलिंद खैरनार, शौर्य चक्र पोस्तमस और कॉपल नीलेश कुमार नयन शौर्य चक्र पोस्तमस, उनको डिप्लॉय किया। सेकंड बड़ी पेयर डिप्लॉय किया, फिर सारी टीम डिप्लॉय हो गई। तो एमवीसीपी में तो आप चेक कर रहे हैं जो भी कोई मूवमेंट हो रहा है, तो क्लोज कॉर्डन की जब बात कर रहे हैं तो वो कितना नज़दीक होता है? क्लोज कॉर्डन में सर अपनी सेफ्टी ध्यान में रखनी होती है, बट उसमें थोड़ा सा कभी कभार कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं मिशन की इम्पोर्टेंस देखते हुए। तो हमें जैसा टेरेन अलाउ कर रहा था उस हिसाब से हमने सिर्फ 28 मीटर्स दूर पे ही कॉर्डन लगाया था। सिर्फ 28 मीटर? 28 मीटर्स। ओके। 28 मीटर्स मीन्स नथिंग। तो 28 मीटर्स में हमने कॉर्डन लगा लिया और हम लोग सब सेटल हो गए। और फिर हमने कॉल दिया बेस पे कि आप रीइंफोर्समेंट भेज दो। जब भी ऐसे मिशन प्लान होते हैं तो उसमें सरप्राइज मेंटेन करने के लिए सबसे पहले क्लोज कॉर्डन लगाया जाता है और उसके बाद टीम्स को बुला लिया जाता है, ताकि जो भी कॉर्डन ब्रेक करके जाता है वो दूसरी टीम्स के निशाने पे आ जाए। रीइंफोर्समेंट मींस एडिशनल लोगों को और एडिशनल मैन पावर। वो गरुड़ स्पेशल फोर्सेस नहीं थे, वो बाकी हमारी टीम थी। तो उनको जैसे ही कॉल किया और वहाँ से उन्होंने ओके दिया और उन्होंने जैसे ही गाड़ी स्टार्ट की, हमें रख हाजन तक गाड़ियों की आवाज़ सुनाई दी कि गाड़ी स्टार्ट हो गई है। अच्छा। और ये बात है मॉर्निंग 3 बजे से लेके सुबह 5 बजे के बीच की, जब हम डिप्लॉय हो चुके हैं और हमने रीइंफोर्समेंट के लिए बोला है कि भेज दीजिए। तो जैसे ही मैंने वहाँ से गाड़ियों की आवाज़ सुनी, मैंने अपनी टीम को वॉकी टॉकी पे कॉल दिया और मैंने कहा कि अगर कुछ भी होना है तो अगले 3 से 4 सेकंड में हो जाएगा, अदरवाइज ठंड एंजॉय करो, क्योंकि अक्टूबर का मौसम था, स्नोफॉल हो चुका था, ठंड अच्छी पड़ रही थी। द मोमेंट आई फिनिश्ड माई कॉल, एकदम से आवाज़ आई, धमाका हुआ। अच्छा। तो हुआ क्या था, वहाँ से गाड़ियों की आवाज़ आई, यहाँ से मेरा कॉल ख़त्म हुआ और मिलिटेंट्स ने वहाँ से भागना शुरू किया। अच्छा। तो उन्होंने भागने से पहले क्या किया, उन्होंने ग्रेनेड लोब किया। वो इसलिए होता है हमें सरप्राइजिंग इफेक्ट देने के लिए, डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कि एकदम से क्या हुआ। बट सारी चीज़ें हमें पता थी, तो जैसे ही वो हुआ तो हमारी नज़रें और ज़्यादा खुल गई उधर। तो हमने देखा वहाँ से 6 लोग भाग रहे थे। 6 लोग भाग रहे थे? हाँ, उनके हाथ में वेपन थे। अच्छा, तो ये 6 मिलिटेंट थे उस घर के अंदर? ये 6 मिलिटेंट्स थे और ये बहुत तेज़ी से भागे। और इन लोगों ने भागने के लिए जो अपना रास्ता चुना था वो था जहाँ पे मिलिंद और नयन पोजीशन थे। ये लोग सारे एक ही डायरेक्शन में भागे। तो इनकी भागने की टैक्टिस यही थी कि एक ही डायरेक्शन में भागेंगे तो एटलीस्ट 1, 2 या 3 बंदे तो निकल ही जाएंगे कॉर्डन तोड़ के, क्योंकि डिस्टेंस बहुत कम है। और दूसरी टीम्स अभी पहुंची नहीं थी, क्योंकि उनका तो गाड़ी स्टार्ट करते ही इन लोगों ने भागना शुरू कर दिया। तो उन्होंने ग्रेनेड लॉब किया और हमारी तरफ से फायरिंग शुरू हुई। 8 से 10 सेकेंड फायरिंग हुई। और ये फायरिंग का ड्यूरेशन कम इसलिए क्योंकि डिस्टेंस बहुत कम थी। जहाँ 100 मीटर का सर हमारा क्राइटेरिया है कि 13 सेकेंड्स में हमें 100 मीटर पूरा करना होता है, तो 28 मीटर्स जिस आदमी को अपनी जान बचानी है, आप सोचिए वो कितना तेज भागेगा। ये तो पलक झपकते कुछ ही सेकंड में हो जाएगा। तो हमारे पास उतने ही सेकेंड्स थे जिसमें हमने फायर किया। और मिलिंद नयन ने भी बहुत अच्छा फायर किया और थोड़ी देर बाद शांति हो गई। अच्छा, साइलेंस हो गया। फिर क्लियर हुआ कि फायर फाइट हमारी हो चुकी है। अभी हमें कुछ नहीं पता है कि ऑन ग्राउंड रियलिटी क्या है। सीओ ने मेरे को एज ए 2IC बोला कि एक बार सब चेक कर लो, बंदे सब ठीक है कि नहीं है। तो मैंने वॉकी टॉकी पे चेक करना शुरू किया, सबका ओके रिपोर्ट लेना शुरू किया। तो सबसे पहला बड़ी पेयर मेरा मिलिंद और नयन ही थे। तो मैंने मिलिंद को कॉल दिया, तो उसका कम्युनिकेशन नयन ही देखता था। अच्छा। तो नयन का थोड़ा मोटरोला का ऑपरेशन वीक था, थोड़ा सा जल्दबाजी में रहता था वो। अगर लॉन्ग कम्युनिकेशन नहीं है, 1 वर्ड है, तो उसमें वो स्किप कर जाता था। तो उसने PTT दबाया और उससे पहले वो बोल चुका होगा कुछ भी, ऐसा मुझे लगा। और खर खर की जैसी आवाज़ आती थी वैसी आवाज़ आई। तो मैंने उसको नॉर्मल डेली शेड्यूल में लिया कि नयन ने अपना कम्युनिकेशन कर दिया, ही इज़ ओके। और उसके बाद मैंने सारे बड़ी पेयर्स को चेक किया, सबका मेरे को कन्फर्मेशन आ गया कि सब ओके हैं। फिर मैंने सेकंड राउंड सोचा कि उस समय जल्दबाजी में मैंने नयन से ठीक से बात नहीं की, एक बार दोबारा नयन को चेक कर लेता हूँ। तो नयन को मैंने कॉल दिया, नयन की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया। अच्छा। मिलिंद नयन मैंने कई बार मोटरोला पे कॉल दिया, बट वहाँ से कोई रिप्लाई नहीं था। तो थोड़ा सा दिल बैठा। फिर भी मन में पॉजिटिव साइड ये लिया कि
हो सकता है उनका कम्युनिकेशन सिस्टम ख़राब हो गया हो, मोटरोला ख़राब हो गया हो, बैटरी डाउन हो गई हो। तो उनके जस्ट जो इमीडिएट बड़ी पेयर था उसको बोला मैंने कि आवाज़ दो उनको। उन्होंने आवाज़ दी, वहाँ से कोई रेस्पॉन्स नहीं था। ओहो। फिर मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाया, मिलिंद, नयन, बट कोई रिप्लाई नहीं आया। तो अभी एकदम दिल बैठ चुका था कि कुछ तो गड़बड़ हुई है। एकदम सन्नाटा था। तभी हमें मोटरोला पे दूसरी टीम से कॉल आया कि मुझे यहाँ पे 4 लोग गिरे हुए दिख रहे हैं। 4 लोग गिरे हुए दिख रहे हैं? हाँ, अच्छा। 4 लोग हैं जो ज़मीन पे गिरे हुए हैं। ये कॉल हमारे लिए बहुत सरप्राइजिंग था। मतलब समझ नहीं आ रहा था खुश हों या दुखी हों, क्योंकि हमें लग रहा था हमने 4 मिलिटेंट मार दिए। बट मेरे 2 बंदों से मेरा कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा था, बातचीत अभी भी नहीं हो गई थी, नहीं हो पा रही थी। तो जैसे ही उसने कॉल दिया, सीओ अपने बड़ी के साथ जिप्सी लेके उधर जाने लगे। तो नाला था, नाला से जिप्सी क्रॉस कराने की कोशिश की, बट जिप्सी क्रॉस नहीं हो पाई। तो इमीडिएटली उन्होंने व्हीकल को खाली किया और वो दौड़ के वहाँ पे पहुँच गए। वहाँ जब पहुँचे तो 4 लोग थे जो ज़मीन पे गिरे हुए थे। उनमें से एक बंदा दर्द से करहा रहा था। अच्छा, वो अभी जिंदा था। हाँ। एक, बाकी 3 Yes. मर चुके थे। बाकी 3 मर चुके थे या नहीं मर चुके थे, बट उस समय की सिचुएशन ये थी कि एक बंदा था जो हिल रहा था और उसको दर्द हो रहा था काफ़ी। तो अब सबसे बड़ी चैलेंजिंग सिचुएशन ये आ गई कि ये आइडेंटिफाई करना कि ये मेरा बंदा है या ये मिलिटेंट है। ओह। उस समय टीम ने बढ़िया से पेशेंस रखी और फिर देखा कि हाँ, इसने हेलमेट पहना है कि नहीं पहना, इसकी बीपी जैकेट है या नहीं है। तो उससे कंफर्म हो गया कि जो बंदा पेन में करहा रहा है वो हमारा बंदा नहीं है, वो मिलिटेंट है। अच्छा। तो फिर उसके ऊपर कंफर्मेटरी शॉट्स लिए गए ताकि इंश्योर हो जाए कि वो मर चुका है। उसके बगल में जो दूसरी बॉडी थी उस पर भी कंफर्मेटरी शॉट्स लिए गए। और उसके बाद फिर तुरंत हमारे बंदों को, मिलिंद को और नयन को चेक किया और उनको इमीडिएटली इवैक्यूएट किया। वहाँ से उनको तुरंत हेडक्वार्टर्स भेजा गया जहाँ पे चॉपर वेट कर रहा था। और फिर वो वहाँ से बेस हॉस्पिटल के लिए फ्लाई हो गए। और हम लोगों ने अभी पोजीशन ले ही रखी थी, क्योंकि ऑपरेशन जब तक ख़त्म ना हो, आपका कुछ भी है, यू हैव टू कंटिन्यू। थोड़ी देर बाद फर्स्ट लाइट हो गई थी, फायर फाइट एकदम रुक चुकी थी। हम लोग वेट कर रहे थे कि फर्स्ट लाइट होगी तो लास्ट सर्च ऑपरेशन करेंगे कि क्या है क्या नहीं है। फर्स्ट लाइट पे मेरे पास मैसेज आ गया कि मिलिंद और नयन शहीद हो चुके हैं। शहीद हो चुके हैं? हाँ जी। अच्छा, हम उनको हेलीकॉप्टर से वहाँ पर भेजा गया मेडिकल हाँ जी, असिस्टेंस के लिए, लेकिन वो बच ना पाए। वो बच नहीं पाए थे। तो ये बड़ा ही, मतलब मेरे पास वर्ड्स नहीं है इसको एक्सप्लेन करने के लिए कि उस समय क्या मुझे और मेरी टीम को फील हुआ। तो इस ऑपरेशन में क्या हुआ था, जब मिलिटेंट्स भागने लगे उन्होंने पहला ग्रेनेड फेंका। उसके बाद साइमल्टेनियसली 2-3 टोटल 3 ग्रेनेड्स उन्होंने फेंके। अच्छा। और मिलिंद के ऊपर फायर करना शुरू किया। तो जो एक ग्रेनेड था वो ठीक मिलिंद के फेस के सामने गिरा। उसके स्प्लिंटर्स वगैरह जो थे वो उसकी आंखों में लगे। तो जब मिलिंद को हमने देखा था उसका पूरा फेस में स्वेलिंग हो रखी थी, आईज वगैरह बाहर आ गई थी। तो इसमें मिलिंद और नयन ने ना बहुत अच्छा काम किया था। उतने कम टाइम में जब हमने बाद में रिकवरी की, मिलिंद ने एक मैगजीन पूरी ख़त्म कर दी थी और दूसरी वो चेंज कर चुका था। अच्छा। विद इन फ्रिक्शन ऑफ सेकेंड्स। और वेपन में ऑप्शन होता है कि आप ऑटो में फायर करोगे या सिंगल शॉट में। मिलिंद ने सिंगल शॉट में फायर किया। ही फायर्ड 30 राउंड्स और उसके बाद उसने मैगजीन चेंज किया और उसमें से भी कुछ राउंड फायर किए उतने कम सेकेंड्स में। और मिलिंद हमें वहीं मिला। नयन अपनी पोजीशन से थोड़ा सा अलग था। तो इसमें हमारा सोचना ये है कि जब उसने देखा कि कुछ लोग कॉर्डन ब्रेक करके जा रहे हैं तो उसने उनको चेज करने की कोशिश की। तो वो उनके पीछे भागा, उस समय वो हिट हुआ। अच्छा। मिलिंद की भी नयन की भी एक मैगजीन ख़त्म हो गई थी, बट वो सेकंड चेंज नहीं कर पाया था। और नयन की पोजीशन जो थी, जिस पोजीशन में हमें मिला था, वो प्रॉपर टाइप सिटिंग फायरिंग पोजीशन में था। यहाँ पे ये हुआ। फिर ये न्यूज़ आई तो काफ़ी धक्का सा लगा। तो वो मोमेंट ऐसा था कि मैंने अपनी वाइफ को कॉल किया। अच्छा, वहीं से स्पोर्ट्स? हाँ, क्योंकि मिलिंद का क्वार्टर मेरे बगल में था, मेरा कोर्समेट था। 15 साल 16 साल पुरानी दोस्ती, जान पहचान, फैमिली रिलेशंस अच्छे थे। तो मेरी वाइफ वर्किंग है। मैंने उसे कॉल करके बोला कि आज तुम ऑफिस मत जाना। ऑफिस मत जाना? हाँ। अच्छा। तो उसने एक बार पूछा क्यों, मैंने कहा कि मत जाना। उसने बोला ओके। फिर 10-15 मिनट बाद उसने दोबारा कॉल किया। बोला ठीक है, नहीं जा रही, मुझे बताओ तो क्या हुआ। तो मैं पूरा भर चुका था, थोड़ा सा मैं एग्रेसिव हुआ। मैंने कहा कि मैं कह रहा हूँ ना, नहीं जाना है मतलब नहीं जाना है।
तो उसने फिर बोला कि संदीप क्या हुआ, बताओ क्यों नहीं जाना है। तो मैंने बोला कि मिलिंद और नयन शहीद हो गए हैं। और ये कहते ही मतलब आई स्टार्टेड क्राइंग लाउडली अराउंड 10 to 12 सेकेंड्स, बहुत ज़ोर ज़ोर से। मैं छोटी सी नाली थी जिसमें मैंने पोजीशन ले रखी थी, उसमें मैं रोया। मेरा बड्डी था, उसने मेरे को बोला कि सैंडी सर आप ऐसे करोगे तो टीम को कौन संभालेगा, सीओ दूसरी जगह बिजी है। बट वो ज़रूरी था, वो 10-12 सेकेंड में मैंने अपने आप को खाली किया, तुरंत रिकवर किया। और उसके बाद मैंने टेक ओवर किया कमांड एंड कंट्रोल। पूरी टीम को मैंने बोला कि इमीडिएटली सब इक्विपमेंट चेक करो, सारे वेपन लो, मिलिंद नयन के वेपन रिकवर करो, उनका एम्यूनिशन जो बचा था वो लेना था, और जितने भी एम्प्टी केसेस थे वो लेने थे। मिलिटेंट्स की डेड बॉडीज़ चेक करनी थी कि उन्होंने कोई आईडी वगैरह तो नहीं लगा रखी अपने नीचे, या कोई हैंड ग्रेनेड एक्टिव करके तो नहीं छोड़ रखा। वो सारी चीज़ें हमने की, और उसके बाद फिर मिलिटेंट्स की डेड बॉडी को लेके हम लोग हेडक्वार्टर की तरफ। संदीप, मैं ये सोच रहा हूँ कि जब एक ऐसी सिचुएशन है, आप अपने साथी को खो चुके हैं और कई इमोशंस आपके जहन में दौड़ रहे हैं, उस समय इन खाली कारतूसों को इकट्ठा करने की क्या ज़रूरत है? सर एम्प्टी केस कलेक्ट करना इज़ नेसेसरी एंड मैंडेटरी, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि एक भी लाइव राउंड अगर रह गया और उसका हमारे पास हिसाब नहीं है तो एक जान का नुकसान हो सकता है। और वो भी वैली जैसे एरिया में किसी को एक लाइव राउंड मिल गया तो उसका मिसयूज़ कर सकता है। तो व्यूअर्स को ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि क्लियर थिंकिंग कितनी इंपॉर्टेंट है। आप एक ऐसी स्थिति में हैं जहाँ दुश्मन के ऊपर फायर कर रहे हैं, 4 बॉडी हैं जो ज़मीन पर हैं, आप ये डिसाइड नहीं कर पा रहे कि वो दोस्त है या दुश्मन है। आपको उस एक्सट्रीम प्रेशर की सिचुएशन में काम रहकर डिसीजन लेना है कि आप आइडेंटिफाई करें कौन है जो मिलिटेंट है और उसे मारें, और उसके पश्चात जब आप अपने साथी को खो दें तो किस तरह से क्लियर थिंकिंग के साथ आप खाली कारतूस हैं उनको भी इकट्ठे कर रहे हैं, क्योंकि हर एक खाली कारतूस एक जान के बराबर है। संदीप, ये ऐसी चीज़ आपने हमें बताई है जहाँ पर आप अपने साथी को खो चुके हैं। साथी को खोने का दर्द एक बहुत बड़ा दर्द होता है, क्योंकि वो आपके कोर्समेट थे और आपने साथ में उनके साथ कई साल गुजारे थे। इसके बाद मिलिंद फिर याद आता था? मिलिंद बहुत याद आता था, आता है। और ऐसा नहीं है कि मिलिंद ही क्लोज था, यस वो क्लोज था। 15 साल की हमारी दोस्ती थी, सारा टाइम हमने साथ में काटा। लेकिन स्पेशल फोर्सेस का बेस्ट चीज़ यही है कि अगर कोई बंदा 15 दिन भी मेरे साथ में है तो मेरा स्पेशल है, और मैं उसके लिए स्पेशल हूँ। तो स्पेशल तो नयन भी था, बट यस मिलिंद ने मेरे को मतलब बहुत ज़्यादा उसने मेरे अंदर जगह बना रखी थी। जब मैं वैली से वापस आ गया था, एक टाइम तो ऐसा था फ्रिक्वेंट वो मेरे ड्रीम्स में आता था। अच्छा। जनरली हम ड्रीम्स भूल जाते हैं, बट एक ड्रीम है जो मेरे को बहुत अच्छे से याद है, जिसमें मैंने देखा कि बेल रिंग हुई है, मैं गया, मैंने खोला दरवाज़ा, सामने देख रहा हूँ तो मिलिंद मस्त खड़ा है, बहुत ही उसकी काम और पीसफुल स्माइल थी, स्माइल के साथ खड़ा है। हम गले मिले, सैंडी कैसा है तू, और मैं उसको एकदम देख के बोल रहा अरे यार तू यहाँ पे कैसे, कहाँ गायब था तू। वो बोल रहा है तुम लोग बेवकूफ़ थे यार, मिलिटेंट को मिलिंद समझ के तुमने उसको शहीद घोषित कर दिया, उसको जला दिया। मैं तो जिंदा हूँ, मैं तो वहीं था लोकल, तुम लोगों ने मुझे छोड़ दिया, तो मैं तो वहीं पे लोकल अपना ट्रीटमेंट वगैरह करा के आया हूँ। तो मैंने कहा यार भाई बहुत मज़ा आया तुझे देख के, बहुत खुशी हुई है। उसने तुरंत पूछा कि मेरी वाइफ और बच्चे का है। तो मैंने कहा कि मैम की टेंशन मत ले, मैम और किड्स दोनों बहुत अच्छे हैं, हमने उनका बहुत अच्छे से ध्यान रखा है, लेकिन तू नहीं था यहाँ पे इसलिए वो पुणे शिफ्ट हो गए हैं, तू जल्दी से पुणे चले जा। तो उसने बोला हाँ हाँ मैं पुणे जाता हूँ। तो मैंने कहा उसको कि इतनी रात हो गई है, रुक जा, चाय वगैरह पी के निकल और फिर तू चले जा। तो उसने बोला नहीं नहीं मुझे जाना है, मेरे को तुरंत अपनी वाइफ और बच्चों के पास जाना है। तो ये ड्रीम है जो मैं बिल्कुल भूल नहीं पाता। और वो कन्वर्सेशन जो था ना हमारा, वो मैं यहाँ पे एक्सप्रेस नहीं कर सकता कि वो हमारा ड्रीम में भी मैं उससे गले मिल रहा था और अंदर से इमोशनल हो रहा था कि भाई जिंदा है, मेरा भाई जिंदा है करके। संदीप, जब हम किसी ऐसे करीबी को, अपने दोस्त को, अपने साथी को जो टीम का हिस्सा है, उसे खो देते हैं, और वो भी उन मिलिटेंट्स के कारण जो ना केवल हमारी टीम के लिए, हमारे लिए, हमारी देश के लिए खतरा है, तो मन में ऐसा एक जज्बा बनता है कि हम उसे बदला लेंगे और उन्हें जान से मार देंगे। और क्या आपने ऐसा किया? बदला सर, बदले से भी अगर कोई बड़ा वर्ड हो तो वो आ जाता है जहन में।
और ये इंसिडेंट होने के बाद तो हमारी टीम बुरी तरह से बाकी लोगों के पीछे लग गई थी, जितने भी टेररिस्ट वहाँ से भाग गए थे। जो हमारा ऑपरेशन था उसमें हुआ भी था ऐसा, जब हम डेड बॉडीज़ लेके हेडक्वार्टर गए तो हमें इन्फॉर्मेशन मिली कि जो बाकी टेररिस्ट थे उनको भी गोलियां लगी थी। अच्छा, मतलब 6 में से 2 मर गए थे और बाकी जो टेररिस्ट थे उनको वो भी हिट हुए थे। बट ये लोग क्या करते हैं ना, रात को सब नशा जानबूझ के इतना करते हैं कि इनकेस कोई अटैक हो तो इनको बुलेट्स वगैरह हिट करे तो उस समय इनको इतना पेन फील ना हो। तो आई थिंक उस वजह से ये लोग वहाँ से भाग गए। बाद में पता चला कि हमारे कैंप से थोड़ी दूर एक हॉस्पिटल था, वहाँ पे इन लोगों ने ट्रीटमेंट करवाया। बट हम लोग नहीं जा सकते थे क्योंकि पूरे गांव ने उसको सिक्योर कर लिया था, चारों तरफ से हॉस्पिटल को घेर लिया था, जिसमें लेडीज़, बच्चे, बुज़ुर्ग सब थे। तो ऐसी सिचुएशन आती है जो आपके हाथ में वेपन है, आप सब कुछ कर सकते हो, लेकिन लोकल पब्लिक, सिविल पब्लिक का ध्यान में रखते हुए आपको पीछे हटना पड़ता है। अच्छा, लोकल पब्लिक के कारण आप उन मिलिटेंट्स तक नहीं पहुंच पाए। यस। तो हमारे कार्यक्रम को जो भी लोग देख रहे हैं, अगर ये लोकल पॉपुलेशन हमारी फोर्सेस के साथ हो तो शायद एक फोर्स मल्टीप्लायर हो और हम अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए, उसकी सुरक्षा और शान के लिए एक बहुत मजबूत बन सकते हैं। करेक्ट, बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर। तो जो बदले की बात आप कर रहे हैं वो बस ये जो हमारा इंसिडेंट शुरू हुआ तो उसके बाद बहुत ज़्यादा हमारे अंदर गुस्सा था, रोष भी था और डेडिकेशन भी था कि जो बाकी बचे हैं इनको भी ख़त्म करना ही था। फिर ख़त्म किया? बिल्कुल ख़त्म किया सर। अच्छा। ऑपरेशन के ठीक 1 महीने बाद दूसरा ऑपरेशन हमने कंडक्ट किया जिसका नाम था ऑप चंदरगेर। ऑप चंदरगेर, यस। अच्छा। और ये टोटली इस बेसिस पे हुआ था, जो हमारा प्रीवियस ऑपरेशन था उसमें जो मिलिटेंट्स हमने मारे थे उनसे हमें जो भी सेल फ़ोन वगैरह मिला, उसमें जो फ़ोन नंबर थे उनके ऊपर हमने सर्विलेंस करना शुरू किया और उससे हमें जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन मिलती गई उस पर हमने अपना नेक्स्ट ऑपरेशन को कंडक्ट किया। तो उसमें हुआ क्या था, एक तो जो हमने 2 टेररिस्ट मारे थे उनमें से एक था LT और एक था FT। अच्छा। LT इज़ लोकल टेररिस्ट एंड FT इज़ फॉरेन टेररिस्ट। तो जो लोकल टेररिस्ट था उसका निक नेम था यन्ना। वो यन्ना नाम से फेमस था पूरे हाजन गांव में, वो वहीं पला बड़ा था, उसको वहाँ का हर एक गली, हर एक रूट पता था। तो उसका मेन काम था जितने भी फॉरेन टेररिस्ट आते थे उनको हैंडल करना, हाजन में रुकाना और उसके बाद उनकी जो भी फर्दर डेस्टिनेशन है वहाँ पे सेफली उनको डिस्पैच कर देना। अच्छा। इस ऑपरेशन से पहले हमारी टीम यन्ना के घर भी गई थी, उसके पेरेंट्स से, उसकी सिस्टर से मिले भी थे और उनको हमारे CEO ने बोला भी कि आप यन्ना को बोलो वो सरेंडर कर दे और हमारे साथ हो जाए, हम उसका ध्यान रखेंगे। बट उसके पेरेंट्स ने कोऑपरेट नहीं किया, तो उनको क्लियरली बोल दिया था कि अगर वो 5 दिन 6 दिन में नहीं आके सरेंडर करता है तो 10 से 15 दिन में यन्ना नहीं बचेगा। और एज़ पर टीम कमिटमेंट हमने यन्ना को विदिन 10 डेज ख़त्म किया। अच्छा। और जैसे ही लोकल टेररिस्ट ख़त्म हुआ, जो फॉरेन टेररिस्ट को हैंडल कर रहा था उनकी बैकबोन जो है वो टूट चुकी थी। तो फर्स्ट मिशन के बाद जितने भी हमें इंफॉर्मेशन के सोर्सेज से हमने उस पर काम करना शुरू किया, तो उसमें एक गांव है चंदरगेर। अच्छा। चंदरगेर में एक फ़ोन नंबर हमने ट्रेस किया जो दिन में स्टैटिक होता था और रात को वो हर 1.5 घंटे में अपनी लोकेशन चेंज करता था। ओके। इसको हमने काफ़ी लंबे टाइम तक इसको फॉलो किया और उसका ट्रेंड हमें समझ में आ गया कि ये बंदा रात को सेफ रहने के लिए रात को ट्रैवल करता है, एक जगह नहीं रुकता ताकि फोर्सेस कहीं भी पहुंचे तो मूव कर चुका हो। बट दिन में ये एक जगह रहता है, मस्त अपना रेस्ट करता है, सोता है, नींद पूरी करता है। ये टैक्टिक्स हमने उसके लिए और उसके फ़ोन को ट्रेस करना शुरू किया। तो नवंबर 2nd वीक की बात आ गई थी, हम लोग तभी से सारी चीज़ें कर रहे थे। नवंबर 2nd वीक में वो अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा था। तो जनरली मिलिटेंट्स जो भी बात करते हैं किसी से भी वो व्हाट्सएप वॉइस कॉल पे बात करते हैं ताकि ट्रेस वगैरह ना हो पाए। बट उसकी गर्लफ्रेंड के पास बेसिक फ़ोन था तो वो नॉर्मल कॉल करता था उसे। वो नॉर्मल कॉल करना उसके लिए थोड़ा सा भारी पड़ गया और वो हमारे लिए अच्छा हो गया, हमें इसे ईज़िली ट्रेस कर पाए। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हम कमांडेंट को देते जा रहे थे और कमांडेंट बोल रहा था कि ये चंदरगेर जो विलेज है ये गरुड़ SF के AOR में नहीं आता है। अच्छा, मतलब एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में नहीं आता। एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में नहीं आता है, आप वहाँ पे ऑपरेशन नहीं कर सकते। बट हमारे CEO ने बोला कि सर हमें करना है, इस पे काम पूरा मैं कर रहा हूँ, मेरी टीम कर रही है और 9 पैरा SF कर रही है, तो प्लीज़ परमिशन दीजिए। और अभी हमारे साथ ऐसा ऐसा इंसिडेंट हुआ है, हम इसके बहुत करीब है, 6 महीने से इस पर काम कर रहे हैं। तो कमांडेंट बहुत अंडरस्टैंडिंग थे,
तो उन्होंने आउट ऑफ द बॉक्स बोला कि ओके गो हेड दे दिया उन्होंने, और बोला मिशन प्लान करो। तो हमने क्वाडकॉप्टर जिसे हम ड्रोन कहते हैं उससे फिर फिजिकल रैकी की और उस हाउस के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन निकाली और डिसाइड किया कि जब हम ऑपरेशन करेंगे तो कौन कौन कहाँ पे पोजीशन लेगा ताकि उसका परफेक्ट कॉर्डन हो पाए। ओके, ये सारा प्लान हो गया, सारी चीज़ें फाइनल हो गई। उसका घर जो था वो एक मस्जिद के पास में था। तो ये सारा फाइनल होने के बाद हमारे सीओ ने बता दिया कि सर हमारा प्लान रेडी है और हम कुछ ही दिन में ऑपरेशन कर देंगे। तो कमांडेंट ने बोला कि नहीं, आज ही ऑपरेशन कर दो। अच्छा, तो हमारे सीओ ने स्ट्रेट वे मना कर दिया। मना कर दिया? यस, जो कि फोर्सेस में नहीं होता है, बट उनकी इंटेंशन और लॉजिक क्लियर था, इसीलिए वो कॉन्फिडेंस में थे। उन्होंने बोला सर आज नहीं हो सकता, आज नहीं करेंगे। तो कमांडेंट ने पूछा कि ऐसा क्यों? तो बोला कि सर पिछले 2 दिन से उसका फ़ोन ऑफ आ रहा है, अगर हम आज ऑपरेशन करते हैं वो वहाँ नहीं हुआ तो दोबारा वहाँ आएगा भी नहीं। लेट्स वेट, जब वो फ़ोन ऑन करेगा उसके बाद हम करेंगे। तो जैसे ही उसका फ़ोन ऑन हुआ, हम लोग अपने कैंप में थे, हमें इन्फॉर्मेशन मिली कि हेडक्वार्टर पहुँचो टीम को लेके। वैसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर ये है कि फ़ौज में जैसा जनरली होता है और मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि कभी नो नहीं बोला जाता। यहाँ पर कमांडिंग ऑफिसर ने नो बोला और कमांडेंट ने उसको माना भी। ये क्लियर थिंकिंग होना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही आपका रास्ता सुगम बनाता है और सक्सेस भी दिलाता है। हाँ, और इससे पता चलता है दोनों की बहुत ही प्रैक्टिकल सोच थी कि हमें प्रैक्टिकली जाना है और मिशन अचीव करना है। करेक्ट। तो हमें मैसेज मिला कि हेडक्वार्टर जाना है और इस बार भी हमने सेम टैक्टिस ली कि हम डायरेक्ट चंदरगियर नहीं जाएंगे, हम हेडक्वार्टर जाएंगे और हेडक्वार्टर से फिर हम ऑपरेट करेंगे। जब हमारी टीम वहाँ पहुँच गई, कमांडेंट ने बोल दिया गो हेड है, अभी निकल जाओ। दिन का समय था, बट ऑपरेशंस कब होते हैं? रात को होते हैं। तो कमांडेंट ने बोला कि दिन में कर लो अभी तुरंत, या फिर उन्होंने अपने एक्सपीरियंस से बोला कि नहीं रहने दो, रात को करते हैं। तो हमारी टीम ने बोला कि रात को तो नहीं करेंगे क्योंकि रात को वो मूव कर रहा है, हम दिन में ही करेंगे। तो कमांडेंट ने बोला ठीक है अभी करो। ओके। तो फिर ये हुआ कि उस समय नमाज का टाइम हो रहा था, तो हमने ऑपरेशन को डिले किया। यस, क्योंकि उसके पीछे हमारा अप्रोच ये था कि अगर नमाज के टाइम पे जाएंगे तो सब लोग मस्जिद में इकट्ठा होंगे, और जब भी फौज का मूवमेंट होता है, कॉर्डन लगाते हैं, तो वहाँ पे अनाउंसमेंट हो जाता है कि फोर्सेज आ गई हैं। उस चीज़ से बचने के लिए हमने वेट किया कि जब नमाज हो जाएगी सब वापस अपने अपने घर में चले जाएंगे, तब हम ऑपरेट करेंगे। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छी प्लानिंग थी। अच्छा। नमाज का जैसे ही टाइम ख़त्म हुआ, हम लोगों ने फिर से सिविल व्हीकल हायर किए और हम लोग चंदरगियर पहुँच गए। और चंदरगियर की जो विलेज है ना सर, बहुत ही यूनिक और अजीब सा है। एक सिंगल रोड जिस पे सामने अगर कोई गाड़ी आ गई तो 2 गाड़ी क्रॉस नहीं कर सकती, आपको एक लोकेशन तक पीछे रिवर्स करना ही पड़ेगा गाड़ी। और दोनों रोड के साइड में सिंगल मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स, अच्छी हाइटेड बिल्डिंग्स। हम लोग गए वहाँ पे, ड्रेस वगैरह चेंज करके सिविल क्लोथ्स में फेरन पहन के एकदम लोकलाइट्स वाला लुक लेके हम लोग गए और फटाफट हमने वहाँ पे कॉर्डन लगाया। ओके। और सिचुएशन एकदम जैसा आप हॉलीवुड मूवीज़ में देखते हैं ना, उससे भी ज़्यादा इन्हेंस थी। लाइव स्नोफॉल हो रहा था और दिन के समय 2 से 4 बजे के बीच की बात है, ऑलमोस्ट अंधेरा था, मतलब पुअर विजिबिलिटी थी। अच्छा। चलना नहीं हो पा रहा था, हम लोग स्नो से गीले हो चुके थे, स्किड कर रहे थे, बट हम लोग तुरंत गए और हमने अपनी अपनी पोजीशंस ली। तो जो फर्स्ट बडी पेयर था वहाँ पे हमारे सीओ थे और लास्ट बडी पेयर एज ए 2IC मेरा था। और इसका कॉन्सेप्ट यही रहता है कि फर्स्ट और लास्ट में हमेशा टीम लीडर्स होने चाहिए, ताकि कहीं भी कोऑर्डिनेट करना है, टीम को मैनेज करना है, कोई एक जना उसको कर सके। तो हम लोग जैसे ही हमने पोजीशन ली, वहाँ पे जहाँ मैंने पोजीशन ली मेरी लास्ट पोजीशन थी, वहाँ पे कुछ लेडीज़ जो हैं वो अपना खेत वेत में काम कर रही थी, हमें देखते ही वो उठ के भाग गई। तो जहाँ से हमें थोड़ा सा हिंट मिल गया कि अब इन्फॉर्मेशन फ्लो हो जाएगी। वैसे भी दिन का टाइम था, लोगों ने कॉर्डन लगाते हुए देख भी लिया था। हमने कॉर्डन लगा लिया, हम लोग बैठे थोड़ी देर। तो जिस घर से हमने कॉर्डन लगाया था वहाँ से एक आदमी निकल के आया बाहर की तरफ। तो सीओ और उनके बड़ी ने उसको बुला लिया और पूछा उससे कि हाँ भाई कोई है क्या घर में? तो उसने बोला नहीं साहब कोई नहीं है घर में। तो उससे पूछा तू क्यों आया यहाँ पे? तो उसने बोला कि मैं वॉशरूम करने आया हूँ। अच्छा। तो उनके बड़ी ने बोला कि कर ले यहीं पे वॉशरूम।
तो बोला नहीं नहीं, फिर बोला हमें पता है तू देखने आया है कितने लोग हैं, किसने कॉर्डन लगाया है। फिर उसको 10-15 मिनट रोका, उसको बोला देख कोई है तो हमें बता दे या उनको बता दे कि वो लोग सरेंडर कर दें, अदरवाइज़ हम घर में घुस जाएंगे। हाँ। तो उसने बोला नहीं साहब कोई नहीं है यहाँ पे। ऐसा वो कहता रहा, तो 10-15 मिनट उसको रोका और उसके बाद हमने उसको बोला कि ठीक है तुम जाओ वापस। अच्छा, अंदर घर के अंदर भेज दिया। वापस घर के अंदर उसको भेज दिया। वो घर के अंदर वापस गया और उसके थोड़ी देर बाद फायर की आवाज़ आई। अच्छा। तो मिलिटेंट्स ने घर से बाहर निकल के भागना शुरू किया और उन्होंने जैसे ही घर से वो बाहर निकले, घर के राइट साइड में एक टीम थी 13 RR कुमाऊं की, उसके ऊपर फायर किया जिसमें एक बंदे को थाई में हिट हुआ। ही वॉज सेफ, इमीडिएट मेडिकल हेल्प मिल गई थी उसे। उसके बाद सेम पिछली बार की तरह हम लोग मोस्ट प्रोबेबल एस्केप रूट्स पे बैठे थे। उन्होंने वहाँ पे भागना शुरू किया और हमारी तरफ हैंड ग्रेनेड और फायरिंग करना शुरू किया। तो उनके ठीक सामने कॉपल ज्योति प्रकाश निराला अशोक चक्र पोस्थमस वो था जिसके पास एरिया वेपन था, LMG लाइट मशीन गन। इसको हम एरिया वेपन कहते हैं क्योंकि इसका फायर रेट बहुत अच्छा होता है, बहुत बड़ा एरिया कवर करता है और ये वेपन भी काफ़ी हैवी होता है, इसका एम्यूनिशन वगैरह भी एक्स्ट्रा कैरी करना पड़ता है। तो वहाँ से हमारी पूरी टीम ने इंक्लूडिंग मी, हमने फायर शुरू किया मिलिटेंट्स पे और हमें लिटरली दिखाई दिया कि हाँ मिलिटेंट्स हमारे फायर से नीचे गिर रहे हैं। बट इस बीच में मुझे ऐसा लगता है कि निराला को ऐसा लगा कि जहाँ से वो फायर कर रहा है उसकी जगह अगर वो पोजीशन चेंज करे तो वो और ज़्यादा इफेक्टिव फायर कर पाएगा। अच्छा। तो अपनी पोजीशन चेंज करने के लिए वो जैसे ही खड़ा हुआ उस टाइम उसको एक बुलेट आके हिट हो गई और जो कि डायरेक्ट उसके सिर में लगी। अच्छा। इट वॉज नॉट अ एम्ड फायर। मिलिटेंट कभी भी एम फायर नहीं करता है, वो ब्लाइंड फायर करता है। लेकिन किस्मत ही ऐसी थी कि गोली कहीं और लग सकती थी, लेकिन वो एग्जैक्ट बीच सिर में आके लगी। ओह। तो जैसे ही उसको गोली लगी मेरे को मोटरोला पे कॉल आ गया कि निराला हिट। तो तुरंत मैंने मेडिक को कॉल किया, वो भी फायर फाइट में इन्वॉल्व था, इंगेज था। उसको बोला कि आप तुरंत उसके पास जाइए, उसको इमीडिएट मेडिकल हेल्प दीजिए। तो बंदा गया, उसने वहाँ पे जाके बोला कि सिचुएशन सही नहीं है और बंदा चाहिए मेरे को। तो जो मेरा बड़ी पेयर था वो भी मेडिकल एक्सपर्ट था। मैंने उसको बोला कि आप जाओ और वहाँ पे उसको इमीडिएट जो भी हेल्प हो सकती है दो और उसके बाद एम्बुलेंस और फिर फर्दर मेडिकल एड के लिए उसको पहुँचा दो। तो उसने बोला नहीं सर मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊँगा, आप अकेले पड़ जाओगे यहाँ पे। तो मैंने कहा आप मेरी चिंता मत करो, मेरे पास में जो नेक्स्ट टीम है मैं उनसे कोऑर्डिनेट कर लूँगा एंड आई एम ओके। और वैसे भी अभी फायर कम हो गया है, कोई भी मिलिटेंट हमें खड़ा हुआ नहीं दिख रहा है, सबको गोलियाँ लगी है, जिंदा होंगे या घायल होंगे सब लेटे हुए हैं। तो अभी हम डोमिनेंट सिचुएशन में हैं, आप जाओ। तो जब मेरा बड़ी वहाँ मूव कर रहा था तभी मोटरोला पे एक और कॉल आया कि मिस्टर XYZ हिट, यानी कि एक और बंदे को गोली लग गई है। ओके। तो ये थोड़ा सा सिचुएशन ऐसी थी कि मेरे ऑलरेडी 2 मेडिक्स इन्वॉल्व हो चुके थे। तो मैंने जो जहाँ का रिपोर्ट आया था कि यहाँ पे हिट है उसके बगल वाले बडी पेयर को बोला कि सिचुएशन आप चेक करो क्या है। तभी दोबारा कॉल आया, ऑल ओके नो हिट। अच्छा। तो उसमें क्या हुआ था, बंदे को गोली लगी लेकिन उसका हेलमेट कुछ लूज था या क्या हुआ, वो हेलमेट के आर पार हो गई बट बंदे को नहीं लगी। अच्छा, बच गया बंदा। हाँ। तो मतलब उसको सब लक्की कहते हैं। कमांडेंट ने भी आके उससे हाथ मिलाया कि यार थोड़ा सा लक तेरा मेरे को भी मिल जाए। हाँ। तो ये हो गया। वहाँ पे फिर मेरे मेडिक ने मेरे को कॉल किया कि सर इमीडिएट इवैक्यूएट करना पड़ेगा, हम कम बंदे हैं और निराला के वेपन वगैरह इन सब का वेट इतना है कि हम नहीं ले जा पाएंगे। तो फिर मैंने अपनी पोजीशन छोड़ी। वहाँ पे ऑलरेडी मिलिटेंट सब डाउन हो चुके थे। 13 RR कुमाऊं के बंदे बुलाए मैंने, वहाँ पे पोजीशन किया और मैं भी निराला के पास गया। अभी हमारा स्ट्रेचर जिस जगह हमने रखा था जो नेक्स्ट बड़ी पेयर के पास था वो थोड़ा सा दूर था। उस समय अब हमारे पास टाइम नहीं था कि हम जाके स्ट्रेचर को निराला तक लेके आए क्योंकि और डिले हो जाता। तो हम एक बैलिस्टिक शील्ड यूज़ करते हैं जो कि बुलेट प्रूफ होती है। जहाँ पे आपको कोई नेचुरल कवर नहीं मिल रहा है या किसी भी तरह का कवर नहीं है तो हम वो शील्ड लगा के उसके पीछे पोजीशन लेते हैं ताकि बुलेट जो है वो क्रॉस ना करे। तो वो निराला के पास थी तो हम तुरंत प्रेजेंस ऑफ माइंड मैंने यूज़ किया। मैंने कहा कि बैलिस्टिक शील्ड को विल यूज़ एज ए स्ट्रेचर। अच्छा। वो भी हैवी होती है बट उस समय वही ऑप्शन था। बैलिस्टिक शील्ड को हमने नीचे सेट किया और निराला के ऊपर बहुत ज़्यादा टैक्टिकल वेस्ट वगैरह था, वेपन था, वो सब अलग किया, फटाफट खोला वोला और फिर निराला को उस पर बैलिस्टिक शील्ड पे डालने के लिए जैसे ही मैंने उसके सिर पे हाथ दिया नीचे, जैसे हम कैरी करने के लिए करते हैं, उठाने के लिए, तो मेरा पूरा हाथ उसके सिर में घुस गया था। हाथ सिर में घुस गया था? यस, क्योंकि बुलेट उसके
एकदम सेंटर में लगी थी, हाँ। बट उसके स्पिनिंग एक्शन की वजह से वो पीछे से पूरा जो उसका हेड था पूरा फट चुका था, तो हाथ में मांस के टुकड़े आ गए थे उसके। तो फटाफट उसको बैलिस्टिक शील्ड पे डाला और उसके बाद हम उसको लेके जाने लगे। बहुत बड़ा चैलेंज हो गया था, सेम जो मैंने बताया, स्नोफॉल हो रहा था, हम सब गीले, निराला भी गीला, उसका वेट, बैलिस्टिक शील्ड का वेट हमसे चला नहीं जा रहा था और सांस हमारी पूरी फूल चुकी थी। इतना टैक्टिकल गियर हमने जब पहन रखा हो, वेपन भी है, वैसे ही आपका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, वो ऊपर से निराला का वेट। तो हम लोग गिरते पड़ते कैसे भी करते करते उसको फायरिंग जोन से बाहर लेके गए। अब वहाँ से कुछ ही मीटर्स पे हमारी एम्बुलेंस थी, वहाँ तक पहुँचना भी हमारे लिए मुश्किल हो गया। अच्छा। क्योंकि लोकल पब्लिक वहाँ पे गैदर हो चुकी थी। ओहो, वेरी अनफॉर्चुनेट। और उन्होंने स्टोन पेल्टिंग वगैरह करना शुरू कर दिया, गंदे गंदे नारे शुरू कर दिए, देश के खिलाफ बोलने लगे। फिर हवा में फायर करते हुए हमने तुरंत निराला को एम्बुलेंस में डाला और उसको हेडक्वार्टर भेज दिया, जहाँ पे चॉपर ऑलरेडी इंटीमेट कर दिया था कि चॉपर रिकवरी के लिए आ जाएगा। फिर वहाँ से उसको एम्बुलेंस में बिठा के मैं वापस अपनी पोजीशन पे आया, वापस कॉर्डन को सेटअप किया, सिक्योर किया, और उसके बाद की जो हमारी फॉर्मेलिटीज़ होती है, दोबारा उन पे सब पे कन्फर्मेटरी फायर किए, सारी बॉडीज़ चेक की कि किसी के पास आईडी वगैरह तो कुछ नहीं है, किसी ने नीचे हैंड ग्रेनेड तो एक्टिव नहीं करके छोड़ा है, अपने एम्प्टी केस वगैरह इकट्ठे किए, मिलिटेंट्स के वेपन इकट्ठे किए। उसके बाद रात हो गई थी, ये सब करते करते सबको हमने लिया, गाड़ियों में डाला और लेके हेडक्वार्टर्स गए। तो ये एक ऑपरेशन था जिसमें हमने बदला अच्छे से लिया, और ये एक शॉर्टेस्ट ऑपरेशन था जिसमें हमने कुछ ही मिनट्स की फाइट में 6 टेररिस्ट को ख़त्म किया। तो 6 अभी मारे, 2 पहले, 8 Total का जो 8 टारगेट था पूरा हो गया था। सिर्फ 2 ही ऑपरेशन में ऑल किल, हाजन क्लियर। हाजन में उस पर्टिकुलर टाइम के लिए एक भी मिलिटेंट एक्टिव नहीं था। हाजन टोटली क्लीन एंड क्लियर हो गया था। गरुड़ स्पेशल फोर्सेस की जो हम नाम सुनते आ रहे हैं, पर ये एक ऐसी कहानी है जो हमने आज तक कभी भी नहीं सुनी होगी। निराला इंडियन एयरफोर्स के पहले एयरमैन हैं जिनको पीस टाइम में हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड मिला है। यस। निराला की शहादत के बाद उसके परिवार की हम देखभाल किस तरह कर पाए? निराला की बात चल रही तो थोड़ा सा उसके बारे में मैं और बताना चाहूँगा कि निराला में जोश बहुत था। एक इंसिडेंट था ऑपरेशन से पहले, हमारी एक और गरुड़ डेथ थी जो दूसरी लोकेशन पे थी। हम लोग अलग अलग लोकेशंस पे ऑपरेट करते थे, तो काफ़ी टाइम हो गया था, वैली में आए थे सब लोग, लाइफ एक जैसी चल रही थी। तो हमारा प्लान हुआ गेट टुगेदर का, तो वो लोग हमारी कंपनी में आए थे जहाँ पे हमने डिनर वगैरह साथ में किया। उसके बाद में डिसाइड हुआ कि उनको जाना है, तो हमने सोचा कि हम इनको छोड़ के आते हैं। एक से भले 2, रास्ते में अगर कोई इमरजेंसी भी आई तो हमारे पास मैन पावर अच्छी रहेगी, और आते समय हम लोग अपना नाइट पेट्रोलिंग करते हुए आएंगे तो हमारा एरिया भी कवर हो जाएगा। उनको ड्रॉप किया हमने उनकी लोकेशन में, और उसके बाद हम आ रहे थे तो हाजन के प्रॉपर जो सेंटर रोड है, जो उसका मेन मार्केट है, वहाँ पे एक रोड है, उसके दोनों तरफ घर ही घर हैं, आप कहीं बीच में जा नहीं सकते। तो हम जैसे ही मेन मार्केट में पहुँचे, वहाँ पे ड्राइवर ने और स्काउट ने बोला कि सर आगे रोड ब्लॉक है। स्काउट क्या होता है? स्काउट सर किसी भी टीम का नंबर 1 बंदा होता है जो सबसे आगे चलता है। अच्छा। जिसको हम अपनी टीम का आँख, नाक और कान कहते हैं। ये उसका सबसे बड़ा गुण होता है, किसी भी खतरे को पहले भांपना। बहुत मेंटली अजाइल और अलर्ट होता है वो। तो उसने और ड्राइवर ने कॉल दिया कि सैंडी सर आगे रोड ब्लॉक है। तो जैसे ये कॉल आया तो निराला में जोश आया। कैस्पर में बैठे थे हम, निराला ने तुरंत बोला कि सर मैं इसका लिड ओपन करके बाहर पोजीशन ले लेता हूँ। तो जो हमारा व्हीकल होता है उसमें एक राउंड लिड होता है जिसको आप खोल के बाहर वेपन लगा के पोजीशन ले सकते हैं। तो तुरंत एक्शन में आके उसको खोलने ही वाला था, तो मैंने जोर से चिल्ला के बोला निराला होल्ड। तो उसने मेरे से पूछा कि सर क्या हो गया। मैंने कहा कि नहीं, आप लिड मत खोलो, और मैंने बाकी टीम को इंस्ट्रक्ट किया। कैस्पर के अंदर ऑप्शंस होते हैं, होल्स होते हैं, जहाँ से आप अपनी बंदूक बाहर निकाल सकते हैं और सामने से मिलिटेंट के ऊपर आप फायर कर सकते हैं। वो आपके लिए एक्सेसिबल है, लेकिन बाहर से उसमें कोई अपनी बैरल नहीं डाल सकता। हमारी टीम ने वो सब उसमें किया। अब ये डिसीज़न मैंने क्यों लिया था, क्योंकि ट्रेनिंग हुई थी, वो इंसिडेंट्स याद आ गए और वो भी टाइम पे याद है। अगर उस समय हम वो लिड ओपन कर देते, हम तो ऑलरेडी फंस चुके थे, रोड ब्लॉक था, रिवर्स गाड़ी उतनी तेज़ हो नहीं पाती, लेफ़्ट और राइट जाने का रास्ता नहीं था।
अगर मिलिटेंट किसी भी बिल्डिंग से ऊपर से एक ग्रेनेड भी लोब कर देता और वो गाड़ी में गिर जाता तो उसको एक ही बार में सारे टारगेट मिल जाते और हम में से कोई नहीं बचता। पूरी टीम ही खत्म हो जाती। यस, उसके लिए बहुत इजी था ना, वो तो एक ढक्कन से ऐसे ही खुला उसके अंदर डाल देता। यस। वहीं अगर हम आने से पहले बाहर लगे होते, डेट इज़ अ डिफरेंट थिंग। इसीलिए उस समय प्रेजेंस ऑफ माइंड सही चला और ये डिसीजन बंद किया। अब क्योंकि हम उस एरिया को अच्छे से जानते थे, हम बहुत घूम रहे थे, हमें यहाँ तक पता था किस घर में कौन है, घर का मालिक कौन है, घर का मुखिया कौन है, किसके घर में कितने बच्चे हैं, कौन क्या करता है, हमें पूरा गांव के बारे में मालूम था। तो मैंने टीम को बोला कि हम दूसरे रास्ते से चलेंगे, तो टीम ने बोला कि सर और कोई रास्ता है नहीं। मैंने कहा एक रास्ता है जहाँ शायद आप लोग नहीं गए हो, मैं गया हूँ। तो फिर मैंने गाड़ी को अराउंड 100 मीटर्स रिवर्स करवाया और वहीं से राइट साइड से एक रास्ता था जो कि बहुत ही बेकार रास्ता था, ईजी नहीं था वहाँ ड्राइव करना, बट हम वहाँ से गए और हम सेफली अपने वापस पहुँच गए केबिन में, अपने कंपनी में पहुँच गए। तो यहाँ पे लर्निंग वैल्यू ये है कि ट्रेनिंग में अगर आपने अच्छे से दिमाग लगा रखा है वो पक्का काम आएगी। केस स्टडीज़ के अंदर आपने सीखा है तो वो कहीं ना कहीं किसी मुकाम पर काम आएगा। यस, और एक दो केस स्टडीज़ ऐसी हो चुकी हैं जहाँ पे मिलिटेंट्स ने ऐसे ही रोड ब्लॉक किया और लोग नीचे उतरे और उनके ऊपर फायर हो गया। तो वो केस स्टडी सुन के, ट्रेनिंग सुन के सही टाइम पे सही चीज़ हिट होना इज़ ए गुड थिंग। और निराला का एक केस हुआ था कि जब काम करते हैं तो अप एंड डाउन्स होते हैं, कभी कुछ गलती हो गई, कुछ हो गया, तो एक दिन उसको हल्का सा कोटा दिया था सीओ ने, तो ही गॉट इमोशनल। तो जैसे ही सीओ गए तो बहुत इमोशनल होके जोश में आके से छाती पे मार के वो बोल रहा था कि सर डरता नहीं हूँ, किसी से ज़रूरत पड़ेगी तो बिना बीपी जैकेट के भी आके लड़ाई करूँगा। बिल्कुल सही कहा था निराला ने, वो किसी से नहीं डरता और उसने प्रूव किया और उसने कर दिखाया। यस। तो आपने जो फैमिली का पूछा था, तो गरुड़ फ्रेटर्निटी में सर ऐसा है ना कि सब भाई हैं। एक तरह से उस समय जब हम ऑपरेशंस में साथ होते हैं तो माँ बाप, भाई बहन, बीवी बच्चा सब एक तरफ और वो टीम एक तरफ होती है। तो जब ऐसी इमरजेंसी आती है तो इमोशनली, मेंटली, फाइनेंशियली हमारी सारी टीम खड़ी हो जाती है, नॉट सिर्फ एक पर्टिकुलर यूनिट, पैन इंडिया जितनी भी यूनिट्स हैं सब खड़े हो जाते हैं। सब खड़े हुए फाइनेंशियली उनकी हेल्प की, और निराला का फैमिली कंडीशन फाइनेंशियली वाज नॉट दैट मच गुड। फिर हमने उसके सिस्टर्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी ली, शादी करवाई, यूनिट से बंदे गए, अलग अलग यूनिट से बंदे गए, वहाँ पे 4-4, 5-5 दिन रुके। एक शादी में जो एक बाप को और भाई को करना चाहिए वो किया, और विदाई के टाइम में ये इंश्योर किया कि उसकी, हमारी बहन का, उसकी नहीं, हमारी बहन का पैर ज़मीन पे ना लगे। सभी बंदों ने अपने हाथ ज़मीन पे रख दिए थे और वो उन हाथों पे चल के आई और उसके बाद डोली में बैठी थी। क्या बात है संदीप, वाकई स्पेशल फोर्सेस वाले शरीर और दिमाग से नहीं, दिल से भी मजबूत होते हैं, मैं मानता हूँ। जब ऐसी स्थितियाँ आती हैं, जब आप बहादुरी दिखाते हैं, अपने पराक्रम दिखाते हैं, शौर्य का प्रदर्शन करते हैं और दिल से भी इतने मजबूत होते हैं, दिलदार होते हैं, आपके खुद के जीवन पे या खुद के मेंटल स्टेट पर इन चीज़ों का कोई फ़र्क पड़ता है? सर, इस तरह के ऑपरेशंस या इनसे मिलते जुलते ऑपरेशंस जब हम करते हैं, एक तो उससे पहले इतनी प्रैक्टिस हुई होती है और फिर ऑपरेशंस में लाइव इतना हम कर लेते हैं कि वो एक टर्म यूज़ करते हैं मसल मेमोरी, वो मसल मेमोरी से भी ऊपर चला जाता है, जीन्स मेमोरी बन जाता है वो। अच्छा। कि मतलब आप सोते जागते जैसे ही कुछ होगा आपकी बॉडी वैसे ही रिएक्ट करेगी जो सिचुएशन में होनी चाहिए। उसका एग्जांपल मैं देता हूँ। मेरा वैली का टेन्योर ख़त्म हो गया था और मैं अपनी बेस लोकेशन में आ गया था। न्यू ईयर का टाइम था और कुछ मैच वगैरह भी चल रहे थे, एग्जैक्ट क्या था आई डोंट रिमेंबर, बट कुछ अच्छा माहौल था। मैं सो चुका था विद माय फैमिली। रात को एकदम से आवाज़ आई, बूम, और मैं एकदम, जिसे कहते हैं ना मसल मेमोरी, जीन्स मेमोरी, मैं तुरंत उठ के अपनी विंडो पे एकदम ऐसे पोजीशन लेके बैठा हुआ था। मेरे हाथ में वेपन वगैरह कुछ नहीं था, क्योंकि मुझे उस समय ये लगा कि मैं अभी भी वैली में हूँ। तो वो अभी भी जहन में रहता है और आप उसी तरह से रिएक्ट करते हैं। कोई भी साउंड हो, कोई भी एक्सप्लोजन का साउंड हो तो एक बार माइंड उधर जाता ही जाता है। और जब आपके किसी साथी की शहादत होती है तो यूनिट के बाकी टीम मेंबर्स पर उसका क्या असर आता है? वो किस तरह से रिएक्ट करते हैं? सर, इमोशनली सभी टच होते हैं, और इमोशनली टच होने के अलावा उनका मेन ध्यान ये रहता है कि
अब इसकी फैमिली हमारी प्रायोरिटी है। उसका जो दुख मिल गया, उसको हम नहीं कंपनसेट कर सकते, लेकिन उसकी वजह से और कोई दुख नहीं होना चाहिए। तो पूरी जो हमारी फ्रेटर्निटी है ऐसी फैमिलीज़ को पलकों पे बिठा के रखती है। ऑपरेशन हाजिन और ऑपरेशन चंदगेर की ये जो वीरता की कहानी है, जो हमारे भारतीय वायुसेना के गरुड़ फोर्स के बारे में हमने आज सुनी है, मैं तो कहूँगा हमने पिक्चरों के नाम सुने, जान है तो जहान है। अब समय आ गया है कि हम उसे बदल दें। अब हम कहें कि जवान है तो जहान है, और मैं तो ये कहूँगा जवान है तो जान है, और जवान ही देश की शान है। इस एपिसोड में जहाँ हमने स्पेशल फोर्सेस के जो गुण होते हैं, जो उनकी स्किल होती है, उसके बारे में सुना है, और हमने ये समझा कि किस तरह से वो अपनी बहादुरी और शौर्य का प्रदर्शन करते हैं। कहानी यहीं पर ख़त्म नहीं होती है, यह तो शुरुआत है। आने वाले एपिसोड में हम बात करेंगे उन 5 स्किल की, उन गुणों की जो गरुड़ स्पेशल फोर्स का एक कमांडो किस तरह हासिल करता है। इन कहानियों को सुनने के लिए हमसे कनेक्टेड रहिए और यूट्यूब चैनल विंग कमांडर निमिष जैन को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आने वाले एपिसोड को सुन सकें और फिर गरुड़ की एक नई दास्तान से आप मिल सकें। थैंक यू एवरीवन। जय हिंद। जय हिंद।